आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है। प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ अप्रैल मंथ्स मैगजीन। पिछले वाले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। अभी जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे पास आईआर कवर हो जाएगा, सिक्योरिटी सेक्शन कवर हो जाएगा, एंड देन कल्चर सेक्शन कवर हो जाएगा, स्कीम्स इन न्यूज़ कवर हो जाएगा। तो बाकी थंबनेल में मेंशन था ये सारे टॉपिक्स, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। तो टोटल कोई भी मंथ की वीडियो है वो जनरली 4 पार्ट में कवर होती है। तो 2 पार्ट जो बचे हैं उसमें हम लोग इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और हमारा ये सोशल इश्यूज, ये 4 सेक्शन कवर कर देंगे 2-2 सेक्शन करके 2 वीडियोस में। आईआर सेक्शन में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया और भूटान के बारे में। और ये टॉपिक हम लोग इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा और बेहतर किया था, क्योंकि किंग ऑफ भूटान जो थे वो रिसेंटली इंडिया में एक विजिट के लिए आए थे। तो इंडिया और भूटान का एक नेबर वाला रिलेशन है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इस विजिट से क्या कुछ आउटकम्स निकले थे, इंडिया एंड भूटान के क्या रिलेशनशिप्स रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग मैप को भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं दोनों के रिलेशनशिप्स में, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में पड़ता है भूटान। एंड फिर कॉमन सा कॉन्सेप्ट वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा पहले मैप को देख लेते हैं। वैसे आप लोगों को पता भी होगा, बट इफ़ यू लुक एट दिस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, दिस रीजन इज़ इंडिया। यहाँ पे हमारा ये असम वाला रीजन है, नाथुला पास हमारा सिक्किम रीजन के पास पड़ता है। तो ये जो रेड में पूरा मार्क है, दिस रीजन इज़ इंडिया। एंड भूटान हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ टच करता है, सिक्किम को टच करता है। ये वो रीजन है डोकलाम प्लेट्यू का, जहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि इंडिया चाइना के कुछ स्किर्मिशेस देखने को मिले थे, काफ़ी न्यूज़ में था वो। एंड दिस रीजन इज़ नाथुला पास, ये सिक्किम में है। सिक्किम से चाइना का जो पास मतलब क्या होता है ना, कि जैसे 2 पहाड़ होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये 2 पहाड़ है मान लो, इनके बीच का ये जो रीजन होता है ना, इस रीजन को ही बोल देते हैं पास। यानी कि एक रास्ता होता है, वो ओपन एरिया होता है जहाँ से मूवमेंट की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पास होते हैं, कुछ बहुत पॉपुलर होते हैं, कुछ ऐसे पास होते हैं जहाँ पे ना आना जाना मुश्किल होता है। तो लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ईजिली जहाँ पर मूवमेंट की जा सकती है, तो वो किसी नाम से पॉपुलर हो जाते हैं। ऐसी नाथुला पास बहुत पॉपुलर है। ये जो रीजन है ना यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल का रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं चिकन कॉरिडोर, ठीक है, चिकन नेक बोलते हैं एक्चुअल में, तो वैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये वो रीजन है जहाँ पर इंडिया को अपनी, अगर कल को हमारा जैसे वॉर वगैरह होता है ना चाइना के साथ, तो दिस इज़ द रीजन जहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है। क्योंकि अगर चाइना ने जस्ट इन केस इस रीजन को ब्लॉक कर दिया तो हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ना उसकी कनेक्टिविटी हमसे दूर हो जाएगी। एंड ये है हमारा नेपाल, फिर इधर पे हमारा बिहार रीजन पड़ जाता है, बिहार का बॉर्डर टच करता है नेपाल के साथ। ये है हमारा बांग्लादेश, तो इधर ये मेघालय से टच करता है, ऊपर ये असम से टच करता है, यहाँ सिक्किम से, यहाँ वेस्ट बंगाल का रीजन है। तीस्ता रिवर पर यहाँ से क्वेश्चन आया था, इधर से घूम के ऐसे वो आती है, ब्रह्मपुत्र आती है। तो मैप से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया, दिस इज़ द भूटान रीजन। रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, जो लिखा हुआ है वही पढ़ के पता चल जाएगा। 1949 में हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी। देखो भूटान का टॉपिक अगर आएगा भी ना तो आप सोच के देखो कि आप ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में मेंशन कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। दोनों कंट्रीज ने 1968 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए थे। नाउ दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हिस्ट्री के अंदर। ये डिप्लोमेटिक रिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुए थे। पहला ट्रेड और ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ था 1972 में। अब ये भी और समझो कि क्या भूटान का टॉपिक आएगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में नहीं, मेंस के एग्जाम में, इंडिया और भूटान का अगर आएगा तो क्या आप वहाँ पहला ट्रेड ट्रांजिट के बारे में बात करोगे? यानी कि अगर आपको पहले ट्रेड के बारे में बात करें, दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेड और इकोनॉमिक्स के बारे में बात की होगी। तो क्या यूपीएससी इंडिया और भूटान के ट्रेड इकोनॉमिक्स को इतनी महत्वपूर्णता देगा कि वो मेंस के एग्जाम में पूछ लेगा? सोचो थोड़ा सा, प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर उठाओ, 10 साल के उठाओ आईआर के, उनसे आइडिया लगाओ कि यूपीएससी आईआर में किस तरह के रिलेशंस पे बात करता है। अब 2007 में हमने अपनी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को रिवाइज किया था। 50 साल हो गए थे हमारे 2018 में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को। अब देखो पीआर के आईआर के क्वेश्चंस में जाओ, पीवाईक्यूज में देखो 2018 से 1-2 साल पहले और 1-2 साल बाद का क्या यूपीएससी ने इस 50 साल के डिप्लोमेटिक सेलिब्रेशन पर भूटान से क्वेश्चन पूछा?
आपको अपने आप हिंट मिल जाएगा इस टॉपिक में क्या चीज़ें रेलिवेंट होंगी। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर ना आपकी मेहनत नहीं होगी ना तो वो रजिस्टर नहीं होगा। अब कुछ बेसिक से फीचर, लैंड लॉक्ड है, ऊपर की तरफ चाइना है, नीचे की तरफ इंडिया है, तो सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका। ओपन बॉर्डर है 699 किलोमीटर का 4 इंडियन स्टेट के, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। इवन ये ओपन बॉर्डर भी है। ओपन बॉर्डर का मतलब होता है कि कोई ना हम लोगों ने बाउंड्री नहीं बना रखी है, जैसे इंडिया और इधर पाकिस्तान है, हम लोगों ने वहाँ जम्मू कश्मीर रीजन में बाउंड्री बना रखी है ना, हम लोगों ने वायर फेंसिंग की हुई है, तो वो क्लोज बॉर्डर है। लेकिन भूटान के साथ ऐसा नहीं है, वी हैव दिस ओपन बॉर्डर। तो हेरिडिटी मोनार्की भूटान है जो है वो 2 पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बन गया था मार्च में। हेरिडिटी मोनार्की का मतलब होता है जैसे ब्रिटेन में चलता है ना, यूके के अंदर राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, उस तरीके से चलता है, यहाँ पर मोनार्की चलती है। इंपॉर्टेंस क्या है दोनों के साथ रिलेशन की? जियो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि चाइना के साथ कनेक्शन बनता है नेशनल सिक्योरिटी में। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है क्योंकि अब हम टॉपिक में देखेंगे मोस्टली हमारे साथ ना इशू भी यही है और हमारा एडवांटेज भी यही है कि भूटान के साथ ना हम लोग हाइड्रो पावर रिसोर्सेज का ज़्यादा कनेक्शन फ्रेम करते हैं। एनवायरमेंटल कोऑपरेशन क्योंकि हिमालयन इकोसिस्टम का पार्ट है, और आप देखोगे कि भूटान ने सोफार एनवायरमेंट को लेकर के ना बहुत से अच्छे स्टेप्स लिए थे। रीजनल इंटीग्रेशन, इंडिया भूटान जो है सार्क में और बिम्स्टेक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब अगर भूटान के किंग इंडिया में आए थे विजिट के लिए तो हमें ये जानना पड़ेगा इन्होंने क्या कुछ स्टेप्स लिए थे, आउटकम्स क्या थे। तो एडिशनल स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है 5 साल के लिए। अब देखो रिसेंटली 2022 के अंदर प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके सामने आया था रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी का, रैपिड क्रेडिट फाइनेंस क्रेडिट ऐसा कुछ करके टर्म आया था, और उसका आंसर था कि IMF प्रोवाइड करता है, और उसमें था कि ये एक लोन फैसिलिटी होती है। तो आप ये सोच के देखो कि स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी क्या चीज़ हो सकती है, और भाई 5 साल की है। नीचे लिखा हुआ दिस इज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी लो इनकम कंट्रीज, शॉर्ट टर्म का बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड्स के लिए। नाउ 5 years इज इट अ शॉर्ट टर्म और इज इट अ लॉन्ग टर्म? 5 years इज एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। बट वो कह रहा है स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट का मतलब है कि आपने लोन दे दिया है 5 साल के टाइम पीरियड के लिए और वो स्टैंड बाय पे है, यानी कि यू हैव सेड कि चलो ठीक है $50 बिलियन की बात कर लेते हैं, आपको जब जरूरत पड़ेगी जब आप इसमें से निकालते रहिए तब तक स्टैंड बाय पे रहेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन एक इंटरनेशनल गेटवे फैसिलिटी के बारे में बात की थी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाएगा। ये ड्रगट्रेन है। ड्रगट्रेन क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन ऑफ भूटान्स ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क, हमारा जो इंडिया का नेशनल नॉलेज नेटवर्क है उसके साथ दोनों को कोलैबोरेट करने का। हाइड्रो पावर के अंदर कुछ डिस्कशन हुए थे जैसे कि मांगदेचू, चूखा, बसोचू, ये सारे के सारे भूटानी रीजन्स यहाँ पर हाइड्रो पावर के लिए कनेक्शन को और बेहतर करने के लिए। सिक्योरिटी में जो वेस्ट बंगाल का जयगांव रीजन है वहाँ पर एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगाया जाएगा, भूटान की साइड में है ये। फुनशोलिंग है। कनेक्टिविटी में जो कोकराई और असम का रीजन था और जो जेलीपुर रेल रिंग था इनको फर्दर और एक्सपेडाइट किया जाएगा, मतलब इनका जो कनेक्शन था उसको और तेज़ी से इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये तो थे आउटकम्स। अब इस आउटकम्स में जो आपको याद रखने वाली चीज़ें जो प्रीलिम्स के लिए वो ये सारी रीजन है। देयर कैन बी ए क्वेश्चन जहाँ पर उसमें ये नाम दे दिए जाएंगे और उसमें मे भी लद्दाख का रीजन का नाम दे देंगे, तिब्बत का दे देंगे, नेपाल का नाम आ सकता है, एंड म्यांमार आ सकता है ना, भूटान आ सकता है, इवन चाइना का नाम आ सकता है। यू विल हैव टू टिक मार्क द राइट वन। तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन से रीजन की बात की जा रही है। सेम तरीके से कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, जयगांव रीजन कहाँ पे पड़ता है, कौन से स्टेट्स के बीच पड़ता है, तो ये पॉइंट प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है। फर्दर इंडिया और भूटान के बीच में जो एरियाज ऑफ कॉपरेशन है उसमें मोस्टली हम लोग हाइड्रो पावर पर ज़्यादा काम करते हैं। ट्रेड के मामले में 2020-21 में इट वाज फॉर $1422 मिलियन के आसपास तक का था, और इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और वो चीज़ एक जियोग्राफिक स्ट्रेटेजिक के हिसाब से देखी जाएगी कि भूटान का कनेक्शन इंडिया के साथ बॉर्डर कनेक्शन मोस्टली है, और चाइना के साथ तो भूटान की अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। दैट्स वाई इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अब मेजर एक्सपोर्ट हम यहाँ से भूटान में क्या कुछ भेजते हैं तो हमारे मिनरल प्रोडक्ट्स जाते हैं, मशीनरी, मशीन के अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, बेस मेटल, व्हीकल, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। और वो चीज़ें जो हम भूटान से लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि वहाँ पर हाइड्रो पावर स्टेशंस बहुत हैं, फेरोसिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, ये आ चुका है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में एक बार, डोलोमाइट, कार्बाइड ऑफ कैल्शियम, कार्बाइड ऑफ सिलिकॉन, सीमेंट क्लिंकर, वुड प्रोडक्ट, कार्डमम एट्सेट्रा, ये चीज़ें हम लोग भूटान से खरीदते हैं। कल्चर रिलेशन तो बुद्धिज़्म कनेक्ट है, वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंट्री में बुद्धिज़्म फॉलो किया जाता है। इंडिया भूटान फाउंडेशन सेटअप किया था 2003 में। IMT-RAT इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम थी जो परमानेंटली वेस्टर्न भूटान में एस्टेब्लिश्ड है। ईस्टर्न एयर कमांड है इंडियन एयरफोर्स का, वो भूटान को एयर सिक्योरिटी देता है। इंडिया का जो BRO है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे सारे बॉर्डर एरियाज़ में रोड्स की कंस्ट्रक्शन करता है, उसने भूटान का जो प्रोजेक्ट था दंतक उसको एस्टेब्लिश किया था। चैलेंजेस की बात करते हैं तो एक तो बॉर्डर का चैलेंज चाइना के साथ है क्योंकि चाइना के साथ उनकी कनेक्टिविटी है, और नदर्न रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस है ना। ये सामलुंग रीजन है, जरकालुंग वैलीज़ हैं, ये सारे के सारे कल्चरली
थिम्पू से कनेक्टेड है। वेस्ट के अंदर दोकलाम है, ये तो सुना ही है हम लोगों ने न्यूज़ में। द्रामना है, साक्तो, याकचू, चारितांगचू, ये सब रीजन्स हैं। इनके नाम याद मत करो, बट जस्ट रीड देम वंस एटलीस्ट। फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर ये होता है कि अगर इस रीजन में चाइना की डोमिनेंस यहाँ से पास पड़ती है थोड़ी सी। इशू है हाइड्रो पावर ट्रेड का, है ना। पहले हम लोगों ने परचेसिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो गई थी। मिलिटेंट्स होते हैं इस रीजन में, हाइड करते हैं, जैसे उल्फा मिलिटेंट्स होते हैं। वी हैव दिस नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोज रीजन, जो बोडोज स्पीकिंग पीपल है वहाँ पर। ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया गया था 2003-4 में वहाँ के मिलिटेंट्स के लिए। BBIN का इनिशिएटिव है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का। ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था, इंडिया ने प्रपोज किया था यहाँ इस रीजन के कनेक्टिविटी के लिए। एक्सेस टू द ट्रेड, भूटान अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, तो बांग्लादेश को कनेक्ट करना चाहता है, तो उन्होंने 2021 में ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। तो अगर वो बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा तो इंडिया के साथ कनेक्टिविटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली ट्रेड कम हो जाएगा। ये कुछ मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग तो नहीं है, बट जनरल से कुछ इश्यूज़ हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इनिशिएटिंग दी ट्रायलॉग। ट्रायलॉग का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे डोकलाम का इशू था ना, उसको कैसे आप मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इंडिया इज़ देयर, भूटान इज़ देयर एंड चाइना इज़ देयर, दे ऑल नीड टू सिट। डायलॉग होता है 2 लोगों के बीच में, ट्रायलॉग होता है 3 लोगों के बीच में। तो जो भी अनसर्टनिटीज़ हैं उनको कम से कम रिड्यूस किया जा सके। डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक एंगेजमेंट, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी होती है, ये एरिया डोमिनेट करता है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक, ये वो रीजन है जहाँ पर हम लोग फर्दर एनहेंसमेंट कर सकते हैं। पीपल टू पीपल टाइज, खास करके असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल रीजन हो गया, यहाँ पर जो लोगों की कनेक्टिविटी है इट शुड इम्प्रूव। सिक्योरिटी में कुछ और कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हम लोग इस्टेब्लिश करें, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, जनरल पॉइंट्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, है ना, इंडिया भूटान बॉर्डर पे। जनरल पॉइंट्स, नो नीड टू गो इनटू डीप इनटू देम, या बस जस्ट रीड करते हो, सुनते हो तो भी याद हो जाते हैं। तो ये था हमारा इंडिया एंड भूटान वाला टॉपिक, ईजी था। मैंने आपको बता दिया प्रीलिम्स के लिए लोकेशंस का ज़रा नाम याद रखिएगा, आ जाती हैं ये, है ना। और इसमें जस्ट रिमेंबर 1968 में हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हुए थे। इवन दिस मच इज़ इनफ। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप आपकी चॉइस है, बट मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 1968 के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जनरल पॉइंट्स अपने आप लिख दोगे। हाँ, अब ये लैंडलॉक्ड है, ये कौन से स्टेट से टच करता है ना, और मोनार्की है तो पता होना चाहिए। 2 पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 2008 में बन गया था। तो जैसे वियतनाम का एक क्वेश्चन आ गया था 2022 के प्रीलिम्स में, उसमें भी था कुछ पार्टी सिस्टम कैसा है वहाँ पर। हालांकि वो एलिमिनेशन से बहुत ईजिली हो जाता है वो क्वेश्चन, तो उसकी टेंशन नहीं है। बाकी कौन से इनिशिएटिव्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं लोकेशंस के। ये लोकेशंस वाली चीज़ें सब मैप बेस्ड हैं। तो प्रीलिम्स एंड मेंस में मुझे लगता नहीं कि भूटान पर क्वेश्चन इतना इजीली बनेगा। तभी मैंने आपसे कहा, आप देखिए 2018 से 2-3 साल पहले या 2-3 साल बाद क्या यूपीएससी ने भूटान पर क्वेश्चन पूछा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोट्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसके बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं। तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ एनजीओज को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है,
एंड देन वी हैव एंशियंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं, तो इनके भी माइंड मैप से जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं, 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा, स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था, इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन, मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है एंड अपनी नीड्स के हिसाब से। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स ही याद करने हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते टाइम बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम आप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग।
आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है, बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा। उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर। जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे का आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया। तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे, 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी, और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा। फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं। GS 2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको। तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत ईजिली इसमें सर्च कर सकते हो, एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं। ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे। ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है। तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, 2 चीज़ देखेंगे। एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, एरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंगिंग द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। इवन GS 1, 2, 3, 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोर्स हो सकती है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोर्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एक्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं। बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है, एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है। उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई हैं, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था, प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था,
वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है यूपीएससी 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यूपीएससी हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो। इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे, एक पे आपका पीडीएफ का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स पीडीएफ होगी जिसमें आपका ये कंटेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर यूपीएससी हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इन IR इज इंडिया एंड लैटिन अमेरिका। तो ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो रिसेंटली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में गए थे, पनामा, गुयाना, कोलंबिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो वील सी ऑल दीज कंट्रीज़ ऑन द मैप, और यहाँ पर मैप की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वील अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंस थी, किस कंट्री में किस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, कैसी बातचीत हुई थी, इन कंट्रीज़ का इंडिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, एंड कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इन ग्रुप्स के साथ, देन हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग मैप पर देख लेते हैं, दिस इज़ द सदर्न अमेरिका। अब अगर आप देखना चाहोगे, पहले तो कंट्रीज़ सारी की सारी देख लेते हैं सदर्न अमेरिका की, लाइक अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील। और ये जो रीजन है ना, ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, तो इसको ABC के नाम से भी याद रखा जा सकता है। ABC रीजन, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, उसको हम पर्टिकुलर ट्रायंगल के नाम से भी बोलते हैं। तो दोज हु नो द नेम ऑफ दिस प्लेस, उसको ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में किस किस को याद है। तो दिस इज़ द पनामा रीजन, ओके, एंड दिस इज़ वेनेजुला, कोलंबिया, एक्वाडोर, कोस्टारिका, एल साल्वाडोर, होंडुरास, जमैका, हैती, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पुर्तो रिको, ये वो सब रीजन्स हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर लैटिन अमेरिका में विजिट किया गया था। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कुछ हुआ था। 2 चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे, सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम क्या होता है, एंड व्हाट इज़ दिस कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। जैसे से आएगा टॉपिक में, उसके बाद हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में शायद नहीं लिखनी है, लेकिन बस सुनना ज़रूरी है। जैसे कि ही इज़ द फर्स्ट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने बायलैटरल विजिट किया इन कंट्रीज़ में। उन्होंने इंडियन सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम SICA की जो फॉरेन मिनिस्टर मीट थी उसे भी अटेंड किया था, एंड जो 4th इंडिया कैरिकॉम मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी उसको भी को चेयर किया था। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुयाना फर्स्ट। गुयाना में वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, तो इंडिया को वहाँ से ऑयल मिलेगा, इसलिए ऐसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाना हमारे लिए इकोनॉमिकली भी फ़ायदेमंद है। वहाँ पर हम लोगों ने इंडिया की फेरी है MV मालिशा, तो उनकी उस रीजन के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए वो हम लोगों ने वहाँ पर कमीशन किया था। एक फेरी होती है, फेरी मतलब काइंड ऑफ बोट टाइप की होती है वो, तो वो प्रोवाइड की थी। पनामा जो रीजन था, पनामा पेपर्स आप लोगों ने सुना होगा, है ना, फेक कंपनी जो शेल कंपनीज़ के नाम के लिए बहुत पॉपुलर भी हुआ था। तो इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन ट्रेड पार्टनर है ये, तकरीबन $610 मिलियन की ट्रेड की गई थी 2022 में ही। काफ़ी सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय नागरिक है वहाँ जाकर रहते हैं, और इंडिया का गेटवे है टू दी लैटिन अमेरिकन रीजन। कोलंबिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया गया है 2023 से 26 के लिए, उसको साइन किया गया था। क्रूड ऑयल कोयल आता है इंडिया का यहाँ से। डोमिनिकन रिपब्लिक, वहाँ पर इंडियन एम्बेसी को इनॉग्रेट किया गया था। तो इंडियाज़ ऑटोमोबाइल डीलर जैसे बजाज, हीरो, रॉयल एनफील्ड, इन सब की लोकल डीलरशिप है इस रीजन में भी। तो आप देखोगे
इन अ वे हम लोगों ने देखो इंटरनेशनल रिलेशंस में ना चीज़ें इकोनॉमिक के टर्म्स पे चलती हैं, ट्रेड के टर्म्स पे चलती है। जब व्यापार होता है तो रिश्ते अच्छे होते हैं, व्यापार नहीं होता तो रिश्ते अच्छे नहीं होते। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर। हम लोगों ने बात की रिसेंटली SICA के बारे में, दिस सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम। ये क्या चीज़ है? अब तो 1991 में इसको बनाया गया था। कौन से मेंबर्स हैं ज़रा देख लेते हैं। अब इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया ने इसकी रिसेंटली इसके साथ एक मीटिंग की थी। तो कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, बेलीज और डोमिनिकन रिपब्लिक। अब ये सब हम लोगों ने रिसेंटली कंट्री में मैप पे देखे थे, सारे आइडिया लग गया आपको। तो यू डोंट नीड टू एग्जैक्टली नो कि कौन सी कंट्री यहाँ पर किसके ऊपर है किसके नीचे है, जस्ट हैव एन आइडिया, ठीक है ना। बहामास रीजन ये रहा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, बेलीजे, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ठीक है। एक आइडिया रखो, जैसे ये US अपना, ये मैक्सिको अपना, मतलब अपना ही है वैसे तो सब, UK भी अपना ही है, US भी अपना ही है। तो ये मैक्सिको हो गया, ये नीचे के रीजन हो गया। रिसेंटली सर ना कि यहाँ से कैरिबियन सी का एंट्री मिलता है इंडिया को, डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर इंडिया को एंट्री मिलती है हमारे ट्रेड के लिए। तो दिस इज़ द रीजन। ये सदर्न अमेरिका के अंदर सूरीनामे, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। थोड़ा आइडिया रखो, बट एग्जैक्टली याद रहे कि अच्छा इसके भी ये हैती है, ये क्यूबा है, पूरा डॉट टू डॉट पता नहीं होना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। रीजनल पीस के लिए, लिबर्टी डेमोक्रेसी के लिए एक ग्रुप है ना, और इसकी प्रेसिडेंसी हर 6 महीने में रोटेट करती रहती है। 2004 से इन्होंने इंडिया के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन किए हैं, और एल सल्वाडोर के अंदर इनका सेक्रेटेरिएट है। अब ये ग्रुप इतना भी प्रोमिनेंट नहीं है कि UPSC इसके हेडक्वार्टर भी आपसे जानने की कोशिश करेगा। अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, उसमें हेडक्वार्टर्स वगैरह भी होंगे, तो UPSC को पता है कि ये वो ग्रुप नहीं है जिसके लिए हर बच्चा पढ़ेगा बहुत डिटेल में। तो वो आपको कुछ ना कुछ हिंट ड्रॉप कर देंगे एग्जाम में, या फिर वो इस तरह के क्वेश्चन को दी टफेस्ट क्वेश्चन बना करके पोस्ट करेंगे कि कोई भी इसको सॉल्व ना कर पाए, ताकि वो लोग अपनी कट ऑफ को मेंटेन कर सकें। तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको समझ में आ जानी चाहिए इतना। दूसरा हम लोगों ने अभी एक ग्रुप के बारे में यहाँ पर बात की, वो है कैरिबियन कम्युनिटी वाला। कैरिबियन कम्युनिटी एंड द कॉमन मार्केट, वी कॉल इट कैरीकॉम। तो ट्रीटी ऑफ चौगारामस साइन की गई थी 1973 में, तब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब कौन से ग्रुप्स हैं इसमें देखिए, उसका पार्ट अभी नाम याद कभी हो सकते हैं बता, एंटीगुआ, बरबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनाडा, गुयाना, हैती, जमाइका, मॉन्स्टेरेट, सेंट किटीज, नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनाडाइंस, सूरीनामे, त्रिनिदाद टोबागो। अब लोगों को सार्क और बिम्स्टेक और ब्रिक्स तक और SCO तक भूल जाते हैं लोग, ठीक है। यूरोपियन रीजन के बारे में नाम भी याद नहीं रहते, ये सब कहाँ से याद रहेंगे, ठीक है। लोगों को एशियन कंट्रीज़ के नाम याद नहीं रहते हैं, G20 का नहीं पता होता, G7 का। तो अगेन जस्ट एक रीडिंग कर लिए, दैट्स इट, याद नहीं करना है। क्या काम होते हैं वही, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना। सेक्रेटेरिएट इनका गुयाना में है, भारत के साथ 2003 से एंगेज कर रहे हैं। आप देखोगे पिछले जो ग्रुप की हम लोगों ने रिसेंटली बात की थी अबाउट द सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम की, यहाँ से भी इंडिया ने 2004 में रिलेशनशिप मेंटेन किए थे, और यहाँ पर भी। तो आप सोचो कि हिस्टोरिकली इंडिया ने इन दिनों में 2003-04 के आसपास अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट किए थे। 2019 में ग्रांट प्रोवाइड किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, कुछ पैसा दिया गया था, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक तरीके से पैसा दिया गया था, लोन दिया गया था। तो इन दोनों की थोड़ी सी हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमें पता चल गया अच्छा कुछ ऐसा हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर अगर क्वेश्चन मेंस में आएगा ना, तो पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ पे आएगा, एक के ऊपर नहीं आएगा। UPSC कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि भाई हमको ना ग्वाटेमाला के ऊपर एक क्वेश्चन बना देते हैं, फिर एल सल्वाडोर के ऊपर, ऐसा कभी नहीं होगा। मेन क्वेश्चन बनेंगे इंडिया के या तो US, चाइना, रशिया के साथ, या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेपाल के साथ बना देते हैं, पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ बना भी था 2022 में, बांग्लादेश के साथ काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, म्यांमार के साथ बन जाएगा, ठीक है, या फिर साउथ एशियन के रीजन में बनेगा, या फिर मिडल ईस्ट रीजन के नाम पे बनेगा, ऐसे बन सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी समझ बनानी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ताकि आपको ये पता चलेगा इस टॉपिक में इस हद तक मुझे डीपली पढ़ना है और इतना पार्ट में इग्नोर कर सकता हूँ। ट्रेड की बात करें तो जो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोगों ने तकरीबन $50 बिलियन का किया है, ठीक है। $50 बिलियन सारी कंट्रीज़ के साथ मिला करके बताया गया है। जब यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है तो यूक्रेन वर्ल्ड में सनफ्लावर ऑयल का लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया के लिए। अब ये आपको याद रखने की चीज़, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया को बाकी एडिबल ऑयल जो है वो लैटिन अमेरिका से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसका इंपोर्ट वगैरह। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ये गोल्डीलॉक्स जोन में फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव और रेगुलेट किए जाते हैं। इंडियन IT कंपनीज़ ने मोर देन 40,000 लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। फूड एंड सिक्योरिटी में इंडिया का जो 15% क्रूड ऑयल आता है वो LAC कंट्रीज़, LAC मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ से आता है। इंडिया पल्सेस, ऑयल सीड वगैरह भी इंपोर्ट करता है। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो 40% कॉपर, 35% लिथियम वगैरह आता है, इसी रीजन से आता है। एंड इंडिया वहाँ से स्ट्रेटजिक मिनरल जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन कंट्रीज अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, इन सब से
इंपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। अभी रिसेंटली 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था ना कि वर्ल्ड का आई थिंक कितना 3/4 था या 2/4 था कोबाल्ट का जो होता है, कौन से रीजन में मिलता है, उसमें 4-5 ऑप्शन दिए हुए थे सिंगल कंट्रीज़ के। तो वो टॉपिक्स ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी तरीके से स्टेटमेंट से बन जाते हैं। तो कोई चीज़ कहाँ प्रोडक्शन हो रही, तभी मैंने आप लोगों को बोला कि ये चीज़ याद रखिएगा, यूक्रेन से इंडिया का हाईएस्ट सनफ्लावर आता है। फिर यहाँ पर कॉपर प्रोडक्शन बहुत होता है, 40% ग्लोबल प्रोडक्शन कॉपर का इस रीजन में होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को मैप में वो ट्राइंगल के बारे में बताया था, मैंने नाम अभी नहीं लिया है। ठीक है, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि याद हो तो लिखो। यहाँ पर एक ट्राइंगल बनता है इन 3 कंट्रीज़ का इस रीजन के अंदर। यहाँ पर एक पर्टिकुलर मिनरल मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है। तो देखते हैं किस किस की अवेयरनेस थी अच्छे से, कौन समझ पा रहा है। डेवलपमेंट के मामले में हम लोगों ने इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड बनाया था 2021 में $20 मिलियन का। 26 प्रोजेक्ट्स को उस फंड से हम लोग रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। साउथ साउथ कोऑपरेशन है, साउथ का अपने आप में पूरा एक टॉपिक है। हम लोगों ने आई थिंक फेब में कवर किया था ये टॉपिक। तो इंडिया ने पहला वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट कंडक्ट किया था, जहाँ पर 29 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी थे। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, साउथ के अंदर बेसिकली इक्वेटर के सदर्न रीजन की कंट्रीज़ की बात की जाती है। और साउथ कोई ऐसा जोग्राफिकली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे मैप में तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये साउथ का पार्ट नहीं बनता है, जबकि ये इक्वेटर के नीचे की तरफ है। तो वो जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसे आ जाता है साउथ का। ठीक है, कुछ जगह पर ये भी डिमांड उठी थी कि रशिया को साउथ से हटा देना चाहिए, साउथ से रशिया को साउथ में ऐड करना चाहिए, विच इज़ राइट नाउ पार्ट ऑफ नॉर्थ रीजन। तो जिस पर्सन ने ये डेफिनेशन दी थी उस टाइम की डेफिनेशन के हिसाब से चल रहा है इसके ऊपर। हाँ, दिस इज़ एक्चुअली वन टॉपिक जहाँ पर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा साउथ कोऑपरेशन पर, क्योंकि ये सच में बहुत रेलेवेंट है। पीपल टू पीपल रिलेशन, लोगों की बातचीत वगैरह आप देखते हैं तो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन्स ने जो रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह थे उनके साथ काफ़ी उनका बॉन्ड बनता है, क्योंकि 1924 में उन्होंने 2 महीना बिताए थे अर्जेंटीना के अंदर। और इंडियन फिलॉसफी, योगा, टीचिंग्स ऑफ गांधी जी, ये सब वहाँ के लोगों के जहन में काफ़ी अच्छे से हैं, वो जानते भी इनके बारे में। गांधी जी की स्टैच्यूज तो वर्ल्ड वाइड देखने को मिल जाती हैं, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े कंट्रीज़ में मिल जाती हैं। अब हम लोगों ने थोड़ा समझ लिया, 2 ग्रुप्स के बारे में समझा, हमारे कुछ रिलेशनशिप कैसे हैं, रिसेंटली जो विजिट हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ था। बट चैलेंजेस भी होंगे, हर एक रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं। तो लैक ऑफ मैकेनिज्म टू एंगेज अ रीजन एज अ होल, समझ गए ना। $50 बिलियन का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड, लेकिन वो ऑल ओवर द रीजन के साथ है। बट हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि ऑल ओवर द रीजन के साथ हम लोग एक अच्छा मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। भाई हम कैसे ही कर पाएंगे ना, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की अपनी अपनी डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं, डिफरेंट उनकी ट्रेड डिमांड्स होती हैं, कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट ये सब के सब एक साथ लेके आए। तो वही एक प्रॉब्लम है, उसी के ऊपर काम करना होता है। फिजिकल डिस्टेंस एज ए फैक्टर, अब देखो इंडिया कहाँ से इंडिया जाएगा इसके अंदर ना, इंडिया किधर से इस रीजन से यहाँ तक जाना, तो या तो इंडिया ये वाला रूट लेता है, ऑलराइट, या तो इंडिया ये वाला रूट लेगा ऐसे करके, या फिर इंडिया उधर से जाएगा, दूसरी साइड रीजन से जाएगा, यहाँ से घूम के जाएगा इंडिया इधर से कहीं से, या फिर आई थिंक इधर से चला जाएगा इंडिया, कहाँ से जाएगा, फिर वहाँ दूसरी साइड से जा करके मैप को कवर करेगा। तो ये भी प्रॉब्लम है, डिस्टेंस है। तो कंट्रीज़ के साथ डिस्टेंस होता है तो ट्रेड रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम भी होती है। परसेप्शन इन द फॉरेन पॉलिसी, अब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो वहाँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज अगेन कहीं ना कहीं डिस्टेंस वाले पॉइंट से कनेक्ट होता है ना। तो लोगों को लगता भी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को कि यार इंडिया अपने रीजन वालों को प्रायोरिटीज़ देगा, हमको प्रायोरिटीज़ क्यों ही देगा, विच इज़ ट्रू ऑल्सो। कोई भी कंट्री होगा वो अपने रीजन वालों को प्रायोरिटीज़ देगा। इन रीजन्स को यूएसए से प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ना कि इंडिया से। फिर कोई प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होगा, है ना, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, तो उन कंट्रीज़ को प्रायोरिटी मिलती है जो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन में होती हैं, जहाँ से ट्रेड जल्दी से पास ऑन किया जा सकता है। तो इन कंट्रीज़ के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो कमी ही है हमारे पास। राइट नाउ जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है वो मर्कोसुर का है। मर्कोसुर जो है साउथ अमेरिकन रीजन का ट्रेडिंग ब्लॉक ही है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे का। तो ये भी आपको मैप थोड़ा सा याद होना चाहिए। अर्जेंटीना, पैराग्वे, इस पूरे रीजन को मर्कोसुर बोलते हैं। तो ये हिंदी का भी कोई वर्ड होता है ना, मर्कोसुर टाइप का सा। चाइना की कंपैरिजन में हमारा ट्रेड काफ़ी कम है। ठीक है, इंडिया का एनुअल ट्रेड $30 बिलियन के आसपास से $50 बिलियन तक रहा था, जबकि चाइना ही $400 बिलियन का कर देता है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड करता है चाइना इस रीजन के अंदर। और चाइना के 3 मिलियन चाइनीज़ डायस्पोरा है, इंडिया के सिर्फ 30,000 के आसपास लोग हैं। तो दिस इज़ अगेन कहाँ 30,000 और कहाँ 30 लाख, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लैटिन अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर काम कर सकते हैं, एंगेजमेंट अच्छा किया जा सकता है। हमारे जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है चिली और मर्कोसुर के साथ, उसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कल्चरल लिंक हो गया, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिंक हो गए, मीडिया, टूरिज्म, इनको और फर्दर एनहेंस कर सकते हैं। सिविलाइजेशन स्ट्रेंथ पे काम किया जा सकता है। सो दिस टॉपिक हैज़ सम कनेक्शन विद बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एंड दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम। और ये चीज़ें मेंस की हैं। मेंस में अगर कोई स्टेप लिया गया हो रिसेंटली, तो जस्ट इन केस कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लिख सकते हो। अगर
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का आता है। यहाँ डोमिनिकन रिपब्लिक में रिसेंटली हम लोगों ने एक एम्बेसी को इनॉग्रेट किया था। उसके बाद गुयाना में हम लोगों ने एक फेरी दी थी MV मालिशा करके। बाकी हाँ, ये मिनरल्स वाली चीज़ें जो होती हैं ये तो प्रीलिम्स के लिए हैं। अगेन ये वाला याद रखना, लार्जेस्ट सनफ्लावर का प्रोवाइडर। तो थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विच पॉइंट इज़ फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड विच इज़ फॉर द मेन स्पेसिफिक थिंग। टॉपिक नंबर 2.3 है हमारे पास, इंडिया, ईरान, आर्मेनिया ट्राइलेटरल। तो अगर आप देखना चाहोगे इंडिया, ईरान, आर्मेनिया और ऊपर फिर रशिया का भी पार्ट बनता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रिसेंटली कुछ राउंड ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेशंस हुए थे एंड की हाईलाइट देखेंगे। पहले ऐसी मीट की गई थी। सिग्निफिकेंस क्या था इस ट्राइलेटरल का? ट्राइलेटरल, 3 की बात की जा रही है, इंडिया, ईरान एंड आर्मेनिया का। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस INSTC, क्या चीज़ है ये। एंड थोड़ा सा ये जो नागोर्नो कराबख रीजन का था, जो कि 2022 के प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बन के आया भी था, क्योंकि उस समय पर ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इंडिया आर्मेनिया, इंडिया ईरान, इंडिया ईरान और आर्मेनिया का। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत छोटा सा टॉपिक है और आई थिंक यहाँ पर प्रीलिम्स के टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आप मैप को देख लो, INSTC का जो रूट है वो क्या बन रहा है, तो पहले तो सिर्फ मैप को देखो और फिर हम लोग टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। कुछ अपनी ब्रेन को थोड़ा सा फोर्स करो अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या कुछ बन रहा होगा। देखिए डॉटेड लाइन्स है, जा रही है, आ रही है। यहाँ पर रशियन रीजन है, ठीक है, ये थोड़ा सा रशियन रीजन है। नाउ दिस इज़ दैट रीजन जो डिस्प्यूटेड रीजन था। फिर ये ईरान का तेहरान है, ऑलराइट। यहाँ पर ये ज़ैदान रीजन है, ये चाबार पोर्ट है, ये बंदार अब्बास है और ये हमारा मुंबई का पोर्ट है। एंड दिस इज़ द मिडल ईस्ट वाला रीजन। फिर ऊपर की तरफ जाना, फिर ये सेंट्रल एशियन रीजन है, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है, जो अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं। रशिया को ये यूक्रेन को लेकर के नेबरिंग कंट्रीज से क्वेश्चन आया भी था इस बार प्रीलिम्स में। एक ट्राइलेटरल हुआ था, पहली एक मीट हुई थी ना, जहाँ पर हम लोगों ने इकोनॉमिक टाइज की बात की थी, रीजनल कम्युनिकेशन की, चैनल्स की। अच्छा, ईरान को लेकर के एक और चीज़ बता देता हूँ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी न्यूज़ में चल रहा था कि ईरान ना एक गल्फ ऑफ नेवी अलायंस बना रहा है, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान आर गोइंग टू जॉइन इट। इंडिया, सो कहाँ है इंडिया, ये रहा इंडिया, पाकिस्तान, ईरान। तो इन तीनों कंट्रीज़ का एक गल्फ ऑफ नेवीज़ का अलायंस बना रहा है। तो इसमें देखते हैं US से क्या टांग अड़ाएगा। इसमें US की टांग अड़ाने की वाली बात पक्का आएगी, क्योंकि US की और ईरान की तो बनती नहीं है और इंडिया ईरान के साथ बना के रखना चाहता है बिकॉज ऑफ द चाबार पोर्ट एंड दिस INSTC थिंग। विल ट्राई टू सी, वो नेक्स्ट मंथ आएगा न्यूज़ में पक्का, बट थोड़ा सा आपको हिंट देना था कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है न्यूज़ में अभी। तो हमारा जो ये INSTC का रूट था इसको और मजबूत किया जाएगा, ठीक है। इंडिया एक्सटेंड करेगा INSTC को थ्रू आर्मेनिया, चाबार पोर्ट को कनेक्ट करेगा ईरान में और फिर इंडियन ओशन को यूरेशिया से और फिनलैंड से कनेक्ट करेगा। तो हमारा रूट कुछ इस तरह से ही जाने वाला है। पाकिस्तान, अज़रबैजान, टर्की का जो ट्राइलेटरल था ना, उसको काउंटर करने के लिए था ये। अब देखो अज़रबैजान वाला जो रीजन है ना, दिस इज़ अज़रबैजान, ये हमारा कैस्पियन सी और ये हमारा आर्मेनिया है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिया ईरान के थ्रू, ये ईरान है, इंडिया इस ईरान के थ्रू यहाँ से हमारा इधर से जाकर के आर्मेनिया के थ्रू फिर ऊपर फर्दर रशिया की तरफ जा रहा है। ये अज़रबैजान वाला रीजन था। तो येरेवान जो रीजन है, यहाँ पर ये ट्राइलेटरल मीट अभी रिसेंटली हुई थी इंडिया, ईरान और आर्मेनिया की। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपसी डिस्प्यूट्स हैं। ये जो रीजन है नागोर्नो कराबख वाला, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं और इस ट्राइलेटरल के लिए, दोनों के लिए ये एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन जाता है ना। पाकिस्तान ने ऑलरेडी अज़रबैजान के साथ और उसके बाद बियॉन्ड टर्की के साथ एक ट्राइलेटरल बना रखा है। तो इंडिया आर्मेनिया के साथ बना रहा है, विच विल बी काउंटिंग द प्रीवियस वन। तो 2021 में बाकू डिक्लेरेशन आया था, तो उस समय पर पाकिस्तान, अज़रबैजान और टर्की ने एक दूसरे को इस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में सपोर्ट करने की बात कही थी। अब उन्होंने क्या कुछ किया था ये ज़रूरी नहीं है। अगेन पाकिस्तान ने वही जम्मू कश्मीर का क्लेम लगाया था, नो नीड टू रीड दिस थिंग। नगोर्नो कराबख, ऑटोनोमस ओब्लास्ट वगैरह, नो नीड टू गो टू दिस। मिन्स्क ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन्स्क ग्रुप के अंदर एक्चुअली यही बातें की गई थी कि इस पूरे इशू को कैसे एड्रेस किया जाएगा। तो इसमें US है, फ्रांस है, रशिया है, 1994 में इसको बनाया गया था। टर्की और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था अज़रबैजान को, ठीक है। ईरान और इंडिया ने सपोर्ट किया आर्मेनिया को। तो दिख गया, अब इस स्टेटमेंट से पता चल जाता है जो ट्राइलेटर्स बन रहे हैं अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में बन रहे हैं ना। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इंडिया और आर्मेनिया की बात करता है। अगर इंडिया अज़रबैजान को सपोर्ट ना करके आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, तो 2022 में हमारे आर्मेनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 30 साल हो गए थे, है ना। इंटरनेशनल बॉडीज़ में कोऑपरेट करते हैं और उसके अलावा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे 2021 में गए भी थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया का है और जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का है वो अभी राइट नाउ नेगोशिएट किया जा रहा है और आर्मेनिया उसका मेंबर है, तो उसमें जाहिर सी बात है कंट्रीब्यूशन आएगा। इंडिया और ईरान का चाबार पोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पहले भी आ चुका है, एक बार पूछा जा चुका है और ईरान डेफिनेटली मेंस के एग्जाम में पहले पूछा गया है। INSTC का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। ईरान और आर्मेनिया की बात अगर करते हैं तो दिस इज़ ईरान
दिस इज़ अर्मेनिया ऊपर की तरफ, तो दोनों के बॉर्डर टच होते हैं, तो बॉर्डर टच करते हैं तो रोबस्ट टाइज हैं, है ना, अपनी ट्रेड को मजबूत करना चाहेगा, इसलिए ईरान चाहेगा उनके रिलेशनशिप बेहतर हो। और ट्रांजिट रूट प्रोवाइड करता है अर्मेनिया ईरान को, अगर जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन की तरफ जाना होगा ना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की तरफ जाना होगा, तो ईरान को अर्मेनिया के थ्रू रूट मिलेगा। तो ये कनेक्शंस हैं, इसलिए ट्राइलेटरल मीट किया गया था। इसमें बस एक ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा टॉपिक है, इसमें मेंस का कुछ खास आपको नहीं मिलेगा। वी हैव टॉपिक नंबर 2.4 कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP। तो रिसेंटली यूके ने एग्री किया था कि वो ज्वाइन करेगा CPTPP को, और ये पहला नया मेंबर होगा, फर्स्ट कंट्री होगा यूरोप से जो CPTPP को ज्वाइन करेगा। अब ये CPTPP मतलब कोई ग्रुप होगा, कोई पार्टनरशिप है, हम समझेंगे क्या है CPTPP, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इसी से कनेक्टेड एक है एग्रीमेंट ऑन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, उसको भी समझेंगे। CPTPP RCEP से डिफरेंट कैसे है, RCEP का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडिया ने उसको ज्वाइन नहीं किया था, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड इंडिया और एक रिलेशनशिप, इंडिया ने CPTPP को ज्वाइन क्यों नहीं किया, और वाई इंडिया इज़ मिसिंग, इंडिया क्या मिस कर रहा है इसको ना ज्वाइन करके, यानी कि नेगेटिविटी क्या है, मतलब नुकसान क्या हो रहा है इंडिया का इसको ना ज्वाइन करके। तो ये टॉपिक दोनों जगह पर आपका काम आएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो पहले इस ग्रुप को समझ लेते हैं, इस पार्टनरशिप को समझते हैं। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये ट्रांस पैसिफिक है, ट्रांस मतलब फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, यू सी जापान हेयर, ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ छोटी छोटी कंट्रीज दिखाई देंगी आपको, एंड देन यू सी दिस रीजन, ये मैक्सिको के पास ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, देन यू सी कनाडा इज़ ऑल्सो देयर। तो इन्होंने साइन कर दिया है, रेटिफाई कर लिया है। जो ब्लैक वाले हैं जैसे चिली हो गया, है ना, इन्होंने साइंड किया है, रेटिफाई नहीं किया। देखो साइन और रेटिफाई में क्या डिफरेंस होता है ना, आप साइन कर देते हो मतलब कि आप उसकी चीज़ों को एग्री कर रहे हो, जब आप रेटिफाई कर देते हो आप एग्री कर जाते हो कि अब हमने इस पर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं विल फॉलो दैम। सिर्फ साइन किया यानी कि अभी ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी ये कंसिडरेशन के स्टेज पर है। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये CPTPP ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 11 नेशंस का। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सिको और न्यूजीलैंड। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। मतलब जस्ट एक इंट्यूशन है कि दिस इज समथिंग अ क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, इससे आपकी कौन से कंट्रीज का पार्ट है, क्योंकि अब देखो ना अलग अलग ग्रुप्स हैं डिफरेंट, लाइक मैक्स टू मैक्स वो ये भी बोल देगा USA इसका पार्ट है या नहीं है, ठीक है। अब जरा दोनों में डिफरेंस देखते हैं। हम लोगों ने RCEP की भी बात की थी। RCEP भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो 15 कंट्रीज़ का है, वो एशिया पैसिफिक रीजन में है। ये 11 कंट्रीज़ हैं, ये ऑन द ईदर साइड ऑफ पैसिफिक ओशन। अगर आप मैप को देखोगे तो दिस इज़ द पैसिफिक ओशन। हम पैसिफिक ओशन से इधर का अगर मैप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कनाडा आ जाएगा, ठीक है, इधर फिर वो नीचे वाला रीजन आ जाएगा, हमारा चिली वाला रीजन आ जाएगा। इस तरीके से है ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। RCEP में 31% ग्लोबल GDP है, और उसका 31 को उल्टा कर दो 13 बना दो तो वो बन जाता है हमारा CPTPP का। तो ये डेटा भी याद करना ईजी हो गया, उसका ऑपोजिट कर देते हैं। तो CPTPP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है इन कंपैरिजन टू RCEP। जो सामने लिखा हुआ है वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं ऐड कर रहा है इसके अंदर, क्योंकि इतना ही जानना ज़रूरी है आपके लिए। चलो ठीक है, वी हैव दिस एग्रीमेंट ऑन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इसको समझेंगे। अभी हुआ क्या ना, यूके ने बोला कि हम लोग भी CPTPP को ज्वाइन करेंगे। तो अब देखोगे पहला एक यूरोपियन कंट्री हो जाएगा यूके यहाँ से, दिस इज़ द यूके एक्चुअली ये है यूके यहाँ पर, ये पहला यूरोपियन कंट्री हो जाएगा जो इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। नाउ हाउ डू वी प्रोसीड। ट्रेड करता है गुड्स के अंदर, ठीक है, टैरिफ्स वगैरह को हटाने की बात की जाती है और जो नॉन टैरिफ होता है उसको रिड्यूस करने की। अब टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या होता है ये आप लोग अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हो, ठीक है। बैरियर्स होते हैं, टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं। कुछ नॉन टैरिफ के जो होते हैं, नॉन टैरिफ मतलब नॉन मनी वाले, जैसे कि इंडिया लिमिट लगा देगा, वो बोलेगा कि सिर्फ 15 मिलियन टन ही आप लेके आ सकते हो, ये हो गया नॉन टैरिफ रिडक्शन का बैरियर लगाना। इक्वल ट्रीटमेंट इन दी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ GPA, ठीक है, इंडिया उसका ऑब्जर्वर है, ओके फाइन। GPA एक प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट है, यानी कि मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, और ये WTO के अंदर ही आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये बाइंडिंग अपने मेंबर्स पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बॉक्स को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आ सकता है। ये क्या करता है ना, म्यूचुअली ओपन द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मार्केट अमंग इट्स पार्टीज़, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं, जो भी कंट्री इसका पार्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट ले सकती है। एक तो होता है कि प्राइवेट ट्रेड हो रहा होता है, मोस्टली ट्रेड तो प्राइवेट ही होता है ना, गवर्नमेंट तो बस एग्रीमेंट साइन कर देती है। इंडिया US ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, मान लो कि हम यहाँ से राइस और बीट का ट्रेड करेंगे, तो एक्चुअल में तो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, ट्रेड करती हैं मर्चेंट नेवी के थ्रू, बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी प्रोक्योर कर सकती है।
तो कमेटी वगैरह बनाई गई थी। 21 पार्टीज इसका पार्ट है, जिसमें से 48 WTO मेंबर्स हैं। और 21 पार्टीज़ की बात की गई, कंट्रीज़ नहीं है। उसमें यूरोपियन यूनियन आ गया तो बहुत सारी कंट्रीज़ आ जाते हैं इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जो फॉरेन कंपनीज़ है ना, इनको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो डोमेस्टिक सप्लायर को मिलता है जब वो लोग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इतना सा रीजन है कि CPTPP के अंदर एक्चुअली दिस इज समथिंग जहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इसके फीचर्स हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए, लेबर और एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कुछ कमिटमेंट्स हैं। गवर्नेंस और इमर्जिंग इश्यूज़ को एड्रेस किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, डिफरेंस क्या होता है। RCEP का तो हम लोगों ने ऊपर कंपैरिजन देख लिया। इंडिया ने CPTPP को क्यों ज्वाइन नहीं किया? देखो एक बार ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता होगा, जो लोग प्रिपरेशन में नए आए हैं। RCEP का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये एशियान कंट्रीज़ के साथ था। ठीक है, और कुछ और भी कंट्रीज थे। तो इंडिया ने ना RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। आई थिंक इट वाज इन 2019 शायद। और इंडिया ने मना किया था। इंडिया ने कहा था अगर हम लोग इस वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, दिस वन, तो क्या होगा ना, चाइना अपने जो भी उनका जो सस्ता माल होता है ना, जिसे हम लोग चीप गुड्स बोलते हैं, उसकी डंपिंग कर देगा इंडिया में। क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चाइना वहाँ सामान लेके आएगा। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बाकी कंट्रीज तो एशियान में छोटी छोटी है ना, वहाँ पे कितना ही आप डंपिंग कर पाओगे। तो चाइना यूजिंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में डंपिंग कर देगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडिया ने कहा हम RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या RCEP का एंट्री इंडिया के लिए बंद हो चुकी है? नहीं, RCEP अभी भी इंडिया के लिए ओपन है। अब CPTPP को इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया? उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं ना, काफ़ी स्ट्रिंजेंट है यहाँ पर ना। तो खास करके फार्मास्यूटिकल कंपनी की मोनोपोलीज पर बहुत चीज़ें अप्लाई होती है, तो इंडिया यहाँ पर नहीं एंटर कर सकता है। इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर इंडिया। CPTPP इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। अब जो भी यहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं इस एग्रीमेंट के थ्रू, उसमें अगर उनका कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, उसको रिजॉल्व करने का कोई मैकेनिज्म है। तो उन्होंने कहा कि इसमें रेगुलेशन का इशू है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसमें इकोनॉमिक कंसेशन देना पड़ता है। इंडिया ने इस बात को अंडरस्टैंड समझने की कोशिश की, तो इंडिया को लगा कि ये तो काफ़ी ड्रास्टिक हो जाएगा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्री खत्म होना, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रीज़ का इंक्रीज़ होना। तो इंडिया को डर है ना, कि इनके जो रूल्स वगैरह है मार्केट के, उसके कारण चैलेंजेस आ सकते हैं इंडिया के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये कुछ कारणों से इंडिया ने CPTPP को ज्वाइन नहीं किया। क्या क्या इंडिया मिस करेगा अगर CPTPP को ज्वाइन नहीं करता है? तो कॉम्पिटिटिवनेस, टैरिफ कम हो रहे थे इंडिया के। ठीक है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट होंगे अब वो लेस एक्सपेंसिव हो जाएंगे। नए क्लाइंट्स का एक्सेस नहीं मिल पाएगा इंडिया को, खास करके जापान, मलेशिया, चिली वगैरह उस रीजन में। मार्केट की ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी अब इस एग्रीमेंट के थ्रू ज़्यादा हो जाती, पर वो अब नहीं हो पाएगी, है ना। ग्लोबल वैल्यू चेन के एक पार्ट बन सकता है इंडिया, उससे बाहर हो जाएगा। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन है अंडर दिस CPTPP, उनको टैरिफ रिडक्शन के साथ ऐड किया गया। तो उन्होंने कहा टैरिफ भी रिड्यूस करेंगे, लेकिन आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन पे भी काम करना पड़ेगा। इंडिया रूल्स ऑफ ओरिजिन पे काम करता है, बट उसमें टैरिफ रिडक्शन एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको ना ज्वाइन करना इंडिया के लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देगा। अगेन सिंपल इश्यूज़ हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एंड टॉपिक भी बहुत सिंपल था। बट डू रिमेंबर, ये टॉपिक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। जैसे ग्रुप्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ दिस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इवन ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये तो आप मेंस में लिख भी सकते हो कंपैरिजन में कहीं ना कहीं, कि भाई जो कोई भी एशिया पैसिफिक रीजन की बात आएगी, है ना, कोई भी यहाँ पर पैसिफिक ओशन कंट्री की बात आएगी, तो बता सकते हो कि CPTPP इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। ये चैलेंजेस वगैरह में, वे फॉरवर्ड में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हो। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों से। डायरेक्ट कभी भी नहीं पूछेगा ना अगर UPSC, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, वहाँ पर आपको इस टॉपिक से कंटेंट का यूज़ करना पड़ेगा। दैट्स इट। IR सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट कवर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है, विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा। सबसे पहले आता है एक फंड, हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। तो IFAD और जापान ने कहा था कि उन्होंने ELPS अनाउंस किया था। व्हाट इज दिस ELPS? एनहेंस्ड लिंकेज बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स का एक इनिशिएटिव था। क्या मिलेगा इससे? जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, और जो लोकल फूड सिस्टम्स होते हैं, वो ज़्यादा रेजिलिएंट बन जाएंगे। तो देखो फंड की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं पैसे का इस्तेमाल होगा। तो जापान इसमें $2 मिलियन के आसपास सपोर्ट करेगा FIFAD के अंदर। स्मॉल स्केल फार्मर्स जो होते हैं वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वर्ल्ड में जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उसमें 1/3 का प्रोडक्शन यहीं से आता है। इसमें आपको इतना ही जानना था। IFAD वैसे क्या है, 1977 में बनाया गया था, पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर फंड को लेकर भी सवाल आएंगे। 177 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका पार्ट है, एंड पार्टनरशिप है इसकी UN की बाकी एजेंसीज़ के साथ में भी। इंडिया भी फंडिंग लेता है IFAD से। अब ये अगर आपको GS3 में एग्रीकल्चर सेक्शन के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ ज़रूर मेंशन कर सकते हो IFAD के बारे में। हेडक्वार्टर्स के इटली में है, एंड मेंबरशिप ओपन है, ठीक है, सभी UN एजेंसीज़ के लिए। रूरल इकोनॉमीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसको बनाया गया था।
नेटो का आप लोगों ने नाम पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो फिनलैंड 31st कंट्री बन गया जिसने नेटो को ज्वाइन किया था। तो नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप मैप को भी देखते हो तो यहाँ पर हमारा अटलांटिक ओशन है, तो उसके नदर्न रीजन के अंदर इसमें यूएस और कनाडा भी हैं जो कि अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ से आते हैं। तो देयर आर फ्यू कंट्रीज जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था। सिर्फ स्वीडन इज़ वन कंट्री, इसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। बाकी फिनलैंड हो गया, इसने भी 2023 में ज्वाइन किया था। और बाकी अगर आप ये कलर देखते हो तो बाकी कुछ मेजर कंट्रीज़ है जिन्होंने कुछ समय पहले 1991 के टाइम पर ज्वाइन किया था। तो फिनलैंड वंस न्यूट्रल अंडर द फ्रेंडशिप एग्रीमेंट, ये जानना ज़रूरी नहीं है। हमको ये जानना है कि नेटो का पर्पज़ क्या होता है। देखो नेटो ना कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, यानी कि इनमें से किसी एक कंट्री पर अगर अटैक होता है, जो यूक्रेन रशिया वाला इशू है ना, वो भी इसी तरीके से है। ये यूक्रेन है, यूक्रेन ने भी अप्लाई किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यूक्रेन को नेटो का अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक। स्वीडन की एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है, यहाँ पर यूक्रेन को नहीं दिखाया गया है। अगर यूक्रेन, प्रपोजल ये था यूएसए का कि यूक्रेन को भी ना नेटो का मेंबर बना लेते हैं। क्यों था उसका था कि कल को अगर इन यूएसए पे रशिया अटैक करेगा ना उस साइड से, तो उन्होंने कहा था कि एज़ पर द नेटो पॉलिसी आप क्या करोगे, कलेक्टिव डिफेंस की बात कर रहे हो ना, तो एक कंट्री पर, इनमें से किसी एक पर भी अगर अटैक होता है ना, तो बाकी सारी कंट्रीज़ मिलकर उस पर अटैक कर देंगे, वो फिर कोई भी हो सकता है। तो ये लोग यूक्रेन को भी ऐड करना चाह रहे थे ताकि रशिया को ऊपर अटैक करना फ्यूचर में ईजी हो जाए। रशिया को इसी बात से दिक्कत हो गई थी। रशिया को लगा कि यार हमारे बॉर्डर के ऊपर नेटो आ जाएगा तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड टू अपोज दिस थिंग। अब वो लोग बेलारूस के साथ भी यही चीज़ करने की कोशिश करेंगे, बेलारूस को भी नहीं ज्वाइन करने देंगे। तो रशिया की साइड से ये अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात भी है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। तो ये होता है, नेटो 1949 बनाया गया था वाशिंगटन ट्रीटी के तौर पर, एंड एक मिलिट्री अलायंस है। अथॉरिटी इसको आर्टिकल 51 से मिलती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं इसमें। कुछ मेजर नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दिया जाता है ना। तो अंडर द यूएस लॉ तो उनको फॉरेन पार्टनर्स के तौर पर ऐड किया जाता है, उनको डिफेंस में, ट्रेड में कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो रिसेंटली आपको बता रहता हूँ, यूएसए ने प्रपोजल डाला था कि इंडिया को भी ना एक नॉन नेटो एलाई का स्टेटस दे दिया जाए। अभी तक नहीं है बट प्रपोजल आया था। देन वी हैव दिस G7 की मीटिंग हुई थी। G7 की क्लाइमेट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीट हुई है जापान के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग को ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने हैं। ये सब टारगेट वगैरह तो नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क, पर ये टारगेट वगैरह कहाँ पे आएंगे पता है? इसको यहाँ स्किप कर सकते हो बट मेंस में स्किप नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में वो ऐसे टारगेट्स नहीं पूछते आपसे कि G7 की उस मीटिंग में ये वाला टारगेट लिया गया था, नहीं लिया गया था। अगर वो पूछेंगे तो सही ही होगा। बट G7 क्या है ना, इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी 1970s में। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का, क्योंकि तो साल में एक बार मिलते हैं और कुछ इश्यूज़ पे बात करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस कैसा चल रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे काम करना हो। बाकी यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है लेकिन उसके एनुअल समिट अटेंड ज़रूर करता है। आप सोचो, आप यूरोपियन यूनियन से कितने सारे लोग जाते होंगे, है ना। 46% ग्लोबल GDP हो गया, 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन, दीज थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ इट। 1998 से 2014 तक रशिया भी इसका पार्ट था। तब तक ये G8 माना जाता था, लेकिन उसके बाद रशिया को उससे निकाल दिया गया था जब उन्होंने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था। तो G7 के बारे में बेसिक बातें ये हैं। दिस इज़ ओनली फॉर दोस्त टू नोट डाउन जिनको अपने मेंस के लिए कुछ फॉर्डर पॉइंट्स चाहिए कि अगर मेंस में IR में मुझे ये एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कुछ अगर कंडीशंस वो कमिटमेंट्स टारगेट लिखने हो, वो इस पार्ट को नोट डाउन कर लें, बाकी लोग इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। वी हैव दिस UN स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो इंडिया को इस कमीशन के लिए इलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए, 2024 1 जनवरी से स्टार्ट करते हुए। UN में ग्लोबली जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम है उसके लिए एक हाईएस्ट बॉडी बनाई गई थी, एंड ये UN का स्टैटिस्टिक डिवीजन उसके अंदर काम करता है और 1947 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 24 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 4 साल के लिए इसकी मेंबरशिप मिलती है, ऑफिस मिलता है इसका। तो इंडिया 2024 से और 2028 तक इसका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू, इसमें नॉर्थ सी समिट है। अब नॉर्थ सी समिट है तो आपको नॉर्थ सी समझना पड़ेगा। दिस इज़ द नॉर्थ सी। यहाँ पर नॉर्वे है, दिस इज़ डेनमार्क, दिस इज़ UK, यहाँ पर हमारा आयरलैंड है, ये नदरलैंड है, ये अटलांटिक ओशन है। तो ये फेरोए आइलैंड्स हैं, डेनमार्क का पार्ट है ये बेल्जियम है, ये नेदरलैंड्स है। दिस इज़ जर्मनी भी नॉर्थ सी को टच करता है, फ्रांस भी नॉर्थ सी को टच करता है। ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल आप लोगों ने सुना होगा, लोग इसको स्विम भी करते हैं यहाँ से वहाँ तक, लंदन से फ्रांस तक। इसके अंडरग्राउंड में एक वो बनाई हुई है टनल दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो नॉर्थ सी में क्या हुआ था ना, यूरोपियन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इसकी सेकंड नॉर्थ सी समिट हुई थी बेल्जियम में। तो नॉर्थ सी को लार्जेस्ट पावर हाउस ऑफ यूरोप बनाना चाहते हैं 2050 का। और समिट के एंड में उन्होंने काफ़ी एक एस्बर्ग डिक्लेरेशन लिया था, बड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो एस्बर्ग डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ सी को ग्रीन पावर प्लांट बनाएंगे यूरोप का। तो ऑफशोर जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम होंगे उसको हार्नेस करने का एम रखा गया था।
यहाँ से इंडिया के बारे में बात की जा रही है विंड एनर्जी की, तो इंडिया विंड पावर में फोर्थ नंबर पे आता है ग्लोबली। और फरवरी 2023 का इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है वो 42 गीगावाट की है। तो ये जो डेटा है ना चेंज होता रहता है। सो वेन एवर यू हैव टू अपीयर फॉर द मेंस एग्जाम ना, तो मेंस एग्जाम से ऑन 1 मंथ पहले एक ना पेपर के ऊपर कुछ चीज़ें लिखते चला करो, एक A4 शीट रखा करो कि अच्छा ये वाला डेटा हो गया, विंड का डेटा हो गया, ठीक है, और लिटरेसी रेट हो गया, पॉपुलेशन हो गया। तो भाई ये चीज़ें मुझे एग्ज़ाम से 1 वीक पहले, 1 वीक पहले मैं इस डेटा को अपडेट करूँगा। तो यानी कि अपडेट होने वाला जो डेटा होगा ना उसको एक पेपर पे ना लिखते चलो, मुझे ये डेटा। अब जैसे ये विंड एनर्जी वाला होगा तो आप ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वेबसाइट से चेक करोगे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर पर सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, कौन से सेक्टर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। फिर हमारे पास नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 की भी है। नॉर्थ सी का मैप याद करना पड़ेगा, डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इस बार भी यूक्रेन का क्वेश्चन बन गया था। चाबहार पोर्ट हम लोगों ने ईरान वाले टॉपिक में देखा था। तो पहली मीटिंग हुई थी इंडिया सेंट्रल एशिया के जॉइंट वर्किंग ग्रुप की यहाँ पर मुंबई में। चाबहार पोर्ट जो है सिस्तान बलूचिस्तान के रीजन में है, साउथ ईस्टर्न ईरान के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान में। इंडिया इसको यूज़ करना चाहता है कनेक्टिविटी बनाने के लिए। इंडिया अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाएगा तो अफगानिस्तान जाना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चाबहार पोर्ट है ईरान के साथ में। ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि ईरान ने कंप्लेन ये की थी कि इंडिया जो है ना इसमें ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कर रहा है। इंडिया ने जो भी इसका डेवलपमेंट की बात की थी, और फिर प्रॉब्लम आ जाती है यूएसए की भी। यूएसए भी बोलता है कि यार क्या कहते हैं, इंडिया के साथ रिलेशनशिप बना के रखने हैं लेकिन ईरान के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप ईरान के साथ मत बनाओ। तो प्रॉब्लम यूएसए की भी आ रही थी। यूएसए ने कहा कि हम लोगों ने आपको एक एक्सेप्शन दे दिया था ना S-400 का विद रिस्पेक्ट टू रशिया, बट हम कितने एक्सेप्शन देंगे आपको। और अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस टॉपिक में ही कि ईरान जो है गल्फ ऑफ नेवीज अलायंस बना रहा है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया ने अभी तक एग्रीमेंट में मतलब हामी दिखाई है कि हाँ विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट ने जो नदर आइलैंड गए थे तो 25th एनिवर्सरी गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की, बिल्कुल भी काम का नहीं है आपके, यूपीएससी कहीं नहीं पूछेगा इसको। ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है, सूडान के अंदर जो सिटीजन्स रह गए थे उनको लाने के लिए वापस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सूडान एग्जाम में इस बार भी आता है आई थिंक प्रीलिम्स में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सूडान आया था या फिर कोई और कंट्री आया था, जो मिडल ईस्ट के और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ थे। हालांकि सूडान इज़ एन अफ्रीकन कंट्री बट वो मिडल ईस्टर्न रीजन के पास ही पड़ता है, नियर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सूडान, साउथ सूडान, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती वगैरह। तो इस तरह के ऑपरेशंस के नाम याद होने चाहिए आपको। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है ऑपरेशन कावेरी, इंडिया का था, है ना। सूडान में वॉर वगैरह चल रहा होता है उस सबसे सिटीजन्स को बचाने के लिए। दैट्स इट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस। सिक्योरिटी सेक्शन का हमारा पहला टॉपिक है वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। ये टॉपिक भी पहले हम लोग एक बार कवर कर चुके हैं बट इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, इसलिए हम लोग इसको दोबारा से कवर करेंगे। अभी ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो पोजीशन है वो आर्मी, नेवी एंड जो हमारा एयरफोर्स होता है, उन तीनों के जो चीफ होते हैं ना उनके भी एक सेंट्रल पोजीशन बनाई गई थी, उनमें भी एक हेड बनेगा। तो उन्होंने बात की थी वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में हमारे इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम में। तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ दिस इंडियन डेफ स्पेस सिम्पोजियम, इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है, थोड़ा सा DRDO के बारे में भी जान लेंगे। स्पेस का वेपनाइजेशन क्या चीज़ होता है, इंडिया ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए थे इस चीज़ में, ग्लोबल लेवल पर दूसरी कंट्रीज़ और कैसे कैसे वेपनाइज कर रही हैं। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस कैसलर सिंड्रोम, ये भी बहुत रिपीट किया है हम लोगों ने पहले, एंड वे फॉरवर्ड। तो टॉपिक बहुत आसान है और मैं आसान भाषा में अगर आपको समझा दूँ, स्पेस वेपनाइजेशन मतलब जैसे अभी राइट नाउ क्या है, आर्मी है वो ग्राउंड पर होती है, उसके बाद एयरफोर्स जो होती है हमारी वो एयर में होती है, नेवी जो होती है हमारी वो वाटर में होती है, बट स्पेस में ना कोई फोर्स वगैरह नहीं होती है। तो जो फोर्थ एंगल है ना वो स्पेस का है, तो उसी को वेपनाइज करना है। वेपनाइज करेंगे यानी कि हम लोग वहाँ पर कुछ वेपन्स इंस्टॉल करेंगे, या अगर हमें स्पेस से किसी को अटैक करना हो उसी चीज़ के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, इंडस्ट्री वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किस लिए, इंडिया में जो स्पेस का सेक्टर है उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप करने के लिए। इतना ही जानना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मत समझना। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पहले भी नाम सुना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है, ये डिफेंस के सेक्टर में रिसर्च करते हैं ये लोग। तो मोस्टली जो हमारे वेपन्स वगैरह आपने देखा होगा, अग्नि, पृथ्वी मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस वगैरह हैं, तेजस, पिनाका वगैरह, ये सब DRDO के द्वारा डिज़ाइन किए गए थे। तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है ना उनको स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन प्रोवाइड करना, दिस इज़ द वर्क ऑफ DRDO। तो अभी हुआ क्या है, हमारा इंडियन डिफेंस जो डेफ स्पेस सिम्पोजियम था ये हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इंडियन डेफ सिम्पोजियम। किसके साथ मिलके, DRDO के साथ मिल करके। मिशन डेफ स्पेस भी है, डेफ स्पेस इसको समझने की कोशिश करो। मिशन तो आप समझते होंगे, डेफ मतलब डिफेंस इन द स्पेस, ये भी एक इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट का।
तो हमारे 75 चैलेंजेस हैं स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए, एंड इन चैलेंजेस को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज भी किया था। अब स्पेस का वेपनाइजेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फुल रेंज के स्पेस वेपन्स को स्पेस में डेवलप करेंगे। उसमें हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होगा, स्पेस बेस्ड एंटी सैटेलाइट होगा। अब ये एंटी सैटेलाइट वेपन क्या होता है, जैसे हमारे स्पेस के अंदर कोई सैटेलाइट होती है हमारे अर्थ के चारों तरफ जो घूम रही होती है, उस सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट के थ्रू जब अटैक करते हैं उसी को बोलते हैं एंटी सैटेलाइट स्पेस बेस्ड वेपन। तो अगर हम लोगों को स्पेस को वेपनाइज करना है, यानी कि हम लोग स्पेस को मिलिटराइज भी तो करेंगे ना, जैसे यूएस ने भी किया था ना। यूएस ने भी अपना 4th मिलिट्री विंग जो बनाया था अंडर डोनाल्ड ट्रंप, 2019 की बात है शायद, उस टाइम पर भी। तो ग्राउंड, सी, एयर और उसके बाद स्पेस। क्या कुछ लगता है इसके अंदर किस तरह के फैक्टर्स होते हैं? देखो, अपनी सेफगार्ड्स, अपनी सैटेलाइट्स को बचाना पड़ेगा। आगे आगे हर कंट्री अपना खुद के सैटेलाइट्स भेजेगा, अभी भी भेज रहा है। पहले क्या होता था कि कुछ कंट्रीज रशिया एंड यूएस ज़्यादा भेजते थे, फिर यूरोपियन एजेंसीज आई, कनाडा वाली आई, देन जापानीज एजेंसी आती, फिर चाइना आ गया, फिर इंडिया भी आ गया। तो बहुत सारी कंट्रीज अपनी अपनी सैटेलाइट्स भेज रही हैं। जब स्पेस के अंदर अगर वेपन्स होंगे तो सबको अपनी अपनी सैटेलाइट्स को भी प्रोटेक्ट करना होगा। तो उसके लिए कंट्रीज स्पेस को वेपनाइज करेंगी। फिर अपनी अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है ना, सर्वेलेंस में, कम्युनिकेशन वगैरह में। अब ये चीज़ थोड़ी सी मैंने हाईलाइट की, बहुत ज़रूरी है आपको समझना, ये फैक्चुअल डेटा ही आपको पता होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया और यूएसए, वो ऑलरेडी इस फोर्थ डायमेंशन को डोमिनेट करना चाहते हैं। हुआ ये था 2007 में ना, चाइना ने ना ये एंटी सैटेलाइट एक वेपन इंस्टॉल कर दिया था 2007 में। उन्होंने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर यूएस चाइना की अपनी राइवलरी चल रही थी। 2019 में इंडिया ने यूएस से, रशिया और चाइना के बाद इंडिया 4th कंट्री बन गया था जिसने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसको हम लोगों ने मिशन शक्ति का नाम दिया था। तो मिशन शक्ति जैसे हुआ था ना 2016 की बात थी ना, जब ये नोटबंदी आई थी, तो मोदी जी का मैसेज आया था 8 बजे कि नरेंद्र मोदी जी कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। उन्हें सिमिलर मैनर में मिशन शक्ति की अनाउंसमेंट भी ऐसे ही की गई थी। मोदी जी का मैसेज आया था कि 8 बजे कुछ अनाउंसमेंट करेंगे। सो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि कुछ नया बदलाव होगा, बट दिस वाज अनाउंस्ड इन अ सिमिलर मैनर। वी हैव दिस डिफेंस स्पेस एजेंसी, ये ट्राई सर्विस एजेंसी है। वी हैव डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी, DSRA। हमारे पास नाविक है। नाविक का क्वेश्चन आप लोगों के प्रीलिम्स में पहले आ चुका है। तो हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया है ना, इंडिया एंड उसके बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड 1500 किलोमीटर की रेंज तक नाविक पूरा देगा। तो राइट ना हम लोग जो GPS यूज़ कर रहे हैं वो GPS USA का है, हम लोग उनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। जब नाविक फुली तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग अपनी खुद की कंट्री का एक्चुअली इस पर काम करना स्टार्ट हो चुका है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को बोलना शुरू कर दिया है कि आप लोग नाविक की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीजिए मोबाइल डिवाइसेज में GPS की जगह। देन वी हैव इंट स्पेस एक्स, ये स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज भी होती है। उसके बाद इनसफिशिएंट एग्जिस्टिंग ट्रीटीज़, कुछ फैक्टर्स की हम लोगों ने बात की ना कि स्पेस में वेपनाइजेशन क्यों करना है, क्योंकि जैसे कुछ ट्रीटीज़ पुरानी थी, लाइक दिस आउटर स्पेस ट्रीटी जो थी, है ना, इसमें भी हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम लोग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को नहीं स्पेस में मतलब बैन करेंगे। विल बी बैनिंग द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन द स्पेस, बट ये काम नहीं कर पा रही है। और इसके अंदर जो आउटर स्पेस ट्रीटीज़ में अक्सर USA और रशिया, इन दोनों की राइवलरी जो है वो प्रॉब्लम बन के आ जाती है। फिर हमारे पास पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी भी था, है ना, कि एटमॉस्फेयर में हम लोग किसी भी वेपन को टेस्ट नहीं करेंगे। वी हैव पारोज, प्रिवेंशन ऑफ एन आउटर स्पेस आर्म्स रेस। उसके बाद अलग और भी चीज़ें थी, प्रिवेंशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस, ना, PPWT था। देन इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो कोड था, है ना, US का आर्टेमिस अकॉर्ड था। ये सब चीज़ें थी कि स्पेस में ना आर्म्स नहीं जाएंगे, हथियार नहीं जाने चाहिए। बट व्हाट वी हैव सीन कि इसको कंट्रोल करने के जो एफर्ट थे ना, वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाए थे। इसके में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल गैप आ गया था इसको इंटरनेशनली रेगुलेट करने में। अब क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो स्पेस मतलब अगर हम लोग स्पेस में वेपनाइजेशन करते हैं तो होगा क्या, देखो स्पेस डेब्री, इसको डेब्रिस नहीं बोलते, इसमें लास्ट का एस साइलेंट होता है। स्पेस डेब्री इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्पेस डेब्री, स्पेस में जो मलबा होता है वो जब बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, कैसलर सिंड्रोम होता है। कैसलर सिंड्रोम का मतलब होता है कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं ना स्पेस के अंदर, मान लो अगर एक आपस में टकराता है दूसरे के साथ, तो बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन ना उसमें बहुत सारे और टुकड़े बच जाते हैं, वो फर्दर और चीज़ से टकराते हैं, वो और टुकड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम, यानी कि एक चीज़ का कोलिजन उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, फिर वो मल्टीपल पार्ट्स और दूसरों से टकराएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। फिर हमारे पास ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की भी प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता है ना। अब ISS कुछ समय में रिटायर होने वाला है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, यूरोप, USA, रशिया, कनाडा और जापान, इन सब ने मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया था। तो इनके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वहाँ पर। राइट नाउ भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अभी हम लोग वी आर ऑन द अर्थ, बट राइट नाउ वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या रिसर्च करते हैं, एक्चुअली कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो जीरो ग्रेविटी में किए जाने चाहिए, और जीरो ग्रेविटी में वो अर्थ के ऊपर करना इतने लंबे समय तक पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और भी बहुत सारा टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस होती हैं, वो स्पेस में पॉसिबल होती है, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स वो स्पेस में करते हैं। देयर आर मल्टीपल मूवीज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस थिंग।
फिर हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे जो ऑर्बिटल के स्लॉट्स होते हैं, ऑर्बिटल के स्लॉट्स मतलब जब अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट्स है ना, उसमें किस किस को स्लॉट्स हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। उसमें इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ होती हैं वो डिवाइड करती हैं, कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। फिर उसमें आप मिलिट्री सैटेलाइट अगर लगाओगे तो आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो ये बात, या नहीं आपने जो सैटेलाइट भेजी है स्पेस में वो मिलिट्री सैटेलाइट है या फिर वो कमर्शियल या फिर सिविल सैटेलाइट है, उस चीज़ को लेकर के भी किस तरह की फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड की जाएंगी ये भी खतरा रहेगा। आर्म्स की रेस बढ़ जाएगी आगे फर्दर, जैसे यूएस ने अपना यूएस की स्पेस फोर्स बनाई थी 2019 में, उन्होंने यूएस मिलिट्री का एक सेपरेट ब्रांच बना दी थी, है ना। रशिया भी काम कर रहा था, जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स होते हैं उस पर उनका नूडोल सिस्टम है। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि इवन बेशक हमारे पास पहले से ट्रीटीज़ हो, एग्रीमेंट्स हो, बट स्टिल देयर इज़ अ डेंजर कि दूसरी की सारी की सारी शुरुआत ना रशिया, चाइना एंड यूएस से, इनकी आपस की राइवलरी से होती हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरी कंट्री रिमेन्स सिक्योर इन चीज़ों पे, और मतलब ये कंट्रीज़ आपस में करती हैं तो बाकी कंट्रीज़ को भी अपना ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे राइट नाउ चाइना, ईरान है और जो नॉर्थ कोरिया है वो न्यूक्लियर वेपन्स क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि यूएस से कभी भी उन पर अटैक कर सकता है। तो दे नीड टू मेंटेन देयर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। कुछ हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अफेक्ट करेगा। अभी अगर आपको याद होगा 2021 या 20 में आया था, एक क्वेश्चन आया था पब्लिक की डिजिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर करके क्वेश्चन आया था। और कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कम्युनिकेशन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन। अगर स्पेस के अंदर कोई वॉर होगा, सैटेलाइट वगैरह पे अटैक करेंगे तो ये सब चीज़ें रुक जाएंगी ना, इन चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो पाएगा। फिर हम लोग बहुत तरीके से पीसफुल कुछ सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्पेस को हम लोग इंक्लूड नहीं ही करना चाहते, बट इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट ना। तो रिस्क तो इंक्रीज़ होता रहेगा क्योंकि स्पेस में बाकी रिसर्च एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो हम लोगों ने कंसिडर किए कि यार ऐसा हो सकता है अगर स्पेस में वेपनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली रहा तो फर्दर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। वी नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक वाइल राइटिंग द वे फॉरवर्ड। तो उसमें ताकि कुछ स्पेस को ना एक ग्लोबल कॉमन की तरह कंसिडर किया, जैसे एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका को कोई भी ओन नहीं करता है ना, उसे ग्लोबल कॉमन की तरह पर इस्तेमाल किया गया। तो पीसफुल पर्पज़ के लिए और सबके इंटरेस्ट के लिए जो भी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च होगा वो एंटार्क्टिका में किया जा सकता है। ऐसे उन्होंने कहा कि स्पेस को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। फिर कुछ ऐसे इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क होने चाहिए जिनमें बाइंडिंग हो ऑब्लिगेशंस, और बाइंडिंग होगी तो उनका रेगुलेशन और मॉनिटरिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लाइक माइंडेड हैं, जो एक दूसरे से अपने विचार मिलाकर चलते हैं। अगर वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे तो वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बना सकते हैं स्पेस की सिक्योरिटी के लिए। देन हम लोग और भी कुछ कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर सकते हैं डेटरेंस पर्पज़ के लिए। डेटरेंस मतलब दूसरों के लिए एक रुकावट का काम करे, है ना, विच मेक्स देम डिले देयर दीज प्रोविजंस, दीज बेसिकली एस्पिरेशंस। सिक्योर द सैटेलाइट असिस्टेड कम्युनिकेशन, वी कैन यूज़ क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं सैटेलाइट की कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। उसमें हम लोगों को क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट ये सजेशंस हैं, दीज आर ऑल वे फॉरवर्ड। इफ़ यू हैव समथिंग न्यू बियॉन्ड दिस तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सर्वेलेंस के लिए, रिकॉनेसेंस के लिए। तो ये कैपेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज अपनी जैसे जैसे डेवलप करता जाएगा, जिस भी लेवल पर जो भी जिस भी एस्पेक्ट में काम करेगा, इट विल कीप वर्किंग देयर। सो दिस टॉपिक इज़ मतलब बेयरिंग दीज टू इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन। इनके अलावा पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सिक्योरिटी सेक्शन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। आप लोगों ने वर्ड माओइस्ट सुना होगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ही कॉमनली माओइस्ट बोलते हैं और इंडिया में नक्सलाइट्स भी इनको बोला जाता है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो रिसेंटली हुआ क्या था, कुछ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स हैं, उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि एक आईईडी एक्सप्लोड हो गया था। आईईडी बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, ये रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है। इस मैप को अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। इफ़ यू लुक एट इट तो छत्तीसगढ़ का एक रीजन है जो तेलंगाना और उड़ीसा के बॉर्डर के पास है। ये अभी तक का मोस्ट एक्सट्रीमली अफेक्टेड रीजन है। फिर कुछ येलो रीजन्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर हैं, देन ओडिशा और झारखंड के बॉर्डर पर हैं और छत्तीसगढ़ में भी हैं। ये हाईली अफेक्टेड है। ग्रीन कलर में अगर जो दिख रहा होगा ये मॉडरेटली अफेक्टेड हैं एंड मार्जिनली अफेक्टेड में महाराष्ट्र भी आता है, ऊपर बिहार के कुछ रीजन्स हैं। तो ये रीज़न है जहाँ पर हमें अक्सर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखने को मिलता है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडिया के अंदर टोटल 77 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्टेड हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वगैरह से। तो ये 10 स्टेट्स का एक रीजन है। इट हैपन्स विद इन दिस मच एरिया।
शुरुआत होती है इस चीज़ की 1967 में, जब नक्सलबारी अपराइजिंग हुआ था। 1970s के अंदर ही टुकड़ों में बट भी गया था। एक रेड कॉरिडोर फॉर्म होता है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से लेकर के बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस रीजन को हम लोग रेड कॉरिडोर बोलते हैं। यहाँ पर नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नक्सलिज्म मतलब क्या होता है, इनकी ना रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है, और इनका एक मेन क्या होता है कि जो भी एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ना पावर का, उसको हटा करके ये अपने एक राज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तुम लोग देखेंगे आगे कारण जब समझेंगे ना, फैक्टर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे, तो हमें समझ में आ जाएगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है। अच्छा, ये टॉपिक मेंस का है, ठीक है, इसमें प्रीलिम्स जैसा कुछ नहीं होता है। और ये जो जितना यहाँ पर गिवन है राइट नाउ इस टॉपिक में, इस मैगजीन में, PDF में आपको जो मिलेगा, दिस इज़ इनफ, ठीक है। अगर आप देखोगे GS3 में आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी का सेक्शन आता है, वहाँ पर एक कीवर्ड है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का। इस टॉपिक में जो गिवन है वो इनफ है आपका उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ये मैप 2020 वाला ये ड्रॉ करना भी पड़ता है जो लोग मेंस लिखते हैं उनको। भारत के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो वायलेंस था, है, जो हिंसा थी, वो कंपैरेटिवली कम हुई है। 2009 से 2021 में 77% तक की वायलेंस कम हुआ है, यानी कि इस चीज़ को रिड्यूस किया गया है। डेथ की बात करते हैं, डेथ भी 85% तक कम हुई। किसकी डेथ? सिविलियंस की और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की। 2020 और 21 के अंदर जो इंसिडेंट्स था ना लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के, उनके अंदर जो डेथ वगैरह थी वो भी डिक्लाइन हो गई थी। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आया है? ये डेटा जब आप कोट करो ना, तो डोंट जस्ट कोट दिस डेटा डायरेक्टली, इसको लिखो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट भी MHA भी लिख सकते हो। ये MHA का डेटा है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या फैक्टर होते हैं, ऐसा क्या कारण होता है कि भारत के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इतना प्रेवलेंट हो जाता है। तो अलग अलग कंडीशंस हैं, गवर्नेंस के फैक्टर्स हैं, है ना, वहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स जा नहीं पाती हैं तो वो लोग काफ़ी इफेक्ट होते हैं, है ना। गवर्नमेंट की मशीनरी बहुत मेल फंक्शन हो जाती है, वहाँ पे काम नहीं करती, करप्शन हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, गवर्नेंस थोड़ा वीक होता है, ठीक है। तो सोशो इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर की अगर बात करते हैं तो गरीबी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती है, खास करके रूरल एरियाज़ के अंदर लोगों की ज़मीन को एक्वायर कर लिया जाता है ना। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर तो वायलेंस भी हो जाता है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर कल्चरल एलियनेशन होता है ना, उनको अलग कर दिया जाता है अपने ग्रुप से। फिर उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, रोड्स, स्कूल्स एट्सेट्रा, तो कुछ लोग जो नेगलेक्ट हो जाते हैं वो इस तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा बन जाते हैं। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द डाउन ट्रोडन, जो पहले से ही काफ़ी ग्रसित लोग थे ना, वहाँ पर पॉलिटिकल रिफॉर्म आ नहीं पाते, है ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। इन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कम होता है। तो जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम होता है तो ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी आपस में कनेक्ट होकर के और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं, और जब आपका क्वेश्चन आएगा ना, राइटिंग डाउन दिस मच इज़ इनफ, इतना नोट डाउन करना, इतना याद रह पाना भी काफ़ी होता है। ये बहुत यूनिक पॉइंट्स, और ऐसे कैटेगराइज करना कि गवर्नेंस की ये प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक है, फिर ये पॉलिटिकल है, दिस इज़ गुड इनफ। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, और यहाँ पर जो स्टेप्स लिखे हुए ना, सिर्फ यही आपको नोट डाउन करना है, इसके बियॉन्ड मत जाना। कुछ बहुत ही यूनिक और क्रिएटिव आता हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये टॉपिक जो है ये यहाँ पर अपने आप में कंप्लीट गिवन है। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का डिवीजन बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। अब ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आता है। ऐसे हम लोगों ने 2015 में ना नेशनल पॉलिसी और एक्शन प्लान बनाया था इसको एड्रेस करने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने मल्टी प्रॉन स्ट्रेटजी बनाई थी। सो व्हाट इज़ मल्टी प्रॉन स्ट्रेटजी? अगर आप लोग जब खाना खाते हैं तो एक तो होती चम्मच, है ना, एक होता है ना कांटा, फॉक भी बोलते हैं उसको। कांटे के अंदर जो फॉक्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रॉन्ज, मल्टी प्रॉन्ज। जो मल्टी प्रॉन्ज जो स्ट्रेटजीज होती है ना, वो अलग अलग एंगल्स पे अफेक्ट करती है, मेजर्स में, डेवलपमेंट इंटरवेंशंस, इंश्योरिंग राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स कम्युनिटीज़ पे, हर चीज़ के ऊपर वो इम्पैक्ट करती है। उससे बोलते हैं मल्टी प्रॉन्ज स्ट्रेटजी। फिर हम लोगों ने पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए भी स्टेप्स लिए थे, है ना। हमारे पास सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर की स्कीम आई थी, स्पेशल सेंटर असिस्टेंस आया था, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम आई थी, सिविल एक्शन प्रोग्राम आया था। देखो जब ये वाले टॉपिक आएंगे ना न्यूज़ उसमें एग्जाम में, तो उसको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट डाउन द टाइटल कि आप लिख रहे होंगे गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स ऑलरेडी लिए हैं अभी तक। रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव की गई थी। जो रोड की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, पता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के अंदर। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, क्योंकि जब कनेक्टिविटी हो जाती है ना तो उनके लिए भी कुछ फैसिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं, और गवर्नमेंट को भी अपने एजेंसीज़ वगैरह को, सिक्योरिटी फोर्सेज को वहाँ पर पहुँचाने में आसानी होती है। और आप देखोगे अक्सर ये जो IEDs वगैरह लगाए जाते हैं ना, जैसे ये वाला टॉपिक न्यूज़ में था ना कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर IED के कारण ये हुआ था। तो ये लोग जनरली रोड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना, वहीं पर नक्सलाइट जो होते हैं उसी एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, वो रोड वगैरह बनने भी नहीं देते हैं फिर। तो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। अगर आप लोगों में से किसी ने वो मूवी देखी होगी राजकुमार राव की न्यूटन मूवी जो आई थी, तो न्यूटन मूवी के अंदर यही था, तो समझ में आ जाएगा आप लोग किसके बारे में बात की जा रही है। फिर मोबाइल टावर का प्रोजेक्ट भी था कनेक्टिविटी के लिए ना, इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरिया के गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए थे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमारा चल रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट्स विच आर
विच एस्पायर टू बिकम बेटर देन द प्रीवियस वर्जन ऑफ दमसेल्व्स, उनकी मॉनिटरिंग करना ना। उसमें से 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से भी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी थे। तो ये स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी लिए गए हैं। एक हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑपरेशनल स्ट्रेटजी समाधान की, ये भी याद रखना। ये टॉपिक में जब भी आएगा तो समाधान लिखना बहुत ज़रूरी है। 2017 में ना गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू लेके आई थी इसको। तो उन्होंने स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, हार्नेस टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्शन, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये आपको याद होना चाहिए बिकॉज एवरी ईयर ये एक्सट्रीमिज्म का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन आ ही जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है। तो ये लोग इग्नोर मत करना है इसको बिल्कुल भी, पूरे के पूरे आंसर में दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है ना, ये बहुत काम कर रही है। तो इस तरह के ये कीवर्ड्स होते हैं, इनका एक 400 कीवर्ड्स का कलेक्शन भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। उसमें ये सब भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के लिए GS 1 2 3 4 में आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। फिर हम और क्या कर सकते हैं, पॉलिसी मेजर्स को बदलाव ला सकते हैं हमारी नीतियों के अंदर, है ना। सिक्योरिटी को लेकर, लॉ को लेकर ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर नक्सलेट्स ना एक पैरेलल गवर्नमेंट भी रन करते हैं, वो अपनी खुद की सरकार बना लेते हैं, उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें हमें रोकना पड़ेगा, है ना। खास करके जहाँ पर उनकी बहुत थिन प्रेजेंस होती है, वो अपने खुद के डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्ट कर देते हैं। आंध्र प्रदेश ने एक आंध्र प्रदेश मॉडल था, आंध्र प्रदेश मॉडल में भी उन्होंने यही किया था। उन्होंने इनको बहुत अच्छे से काउंटर करने की कोशिश की थी और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो पाए थे। तो उस पूरे मॉडल को स्टडी करना, ठीक है, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिनको फर्दर और एक्सपैंड किया जा सकता है। माओइस्ट के फाइनेंसेस, जहाँ से इनके पास पैसा आता है ना, उसको हैंडल करना। अगर इनके हम लोग पैसे को रोक देते हैं ना, तो इनके पास गन्स वगैरह को लेना, वेपन्स का, वायलेंस इनका कम किया जा सकता है। फिर जो भी इनका सोर्स ऑफ फाइनेंस को क्लोजली मॉनिटर किया जाए, उनके सारे क्रिमिनल केसेस को रजिस्टर किया जाए जहाँ से फाइनेंस आ रहा हो, है ना। इलीगल माइनिंग होती है, टिम्बर फेलिंग, लकड़ियों का भी ये लोग व्यापार करते हैं इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो उसको भी रूथलेसली क्रैक डाउन करना। गवर्नमेंट के कुछ सर्वेंट्स भी होते हैं जो एक्सटॉर्शन मनी वगैरह पे करते हैं, उनको भी थोड़ा सा पेनलाइज करना, इनकी पनिश करना। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आना, यहाँ पर इलेक्शंस वगैरह करवाना ना, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कोऑर्डिनेशन जो होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो गया, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन हो गया, उनको लगातार उनके ऊपर काम करते रहना। स्टेट की जो पुलिस फोर्स होती है इन रीजन्स के अंदर, अब जो मैप आप देख रहे हो, रेड कॉरिडोर का जो एरिया है ना, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह रीजन जो है, इस पूरे रीजन के अंदर जो पुलिस फोर्स है उसको एक्सटेंसिव तरीके से मॉडर्नाइज करना, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, आपस में लोगों की कनेक्टिविटी बनाना, है ना। रिमोट एरियाज़ के अंदर लोगों को तक पहुंचाना, उनको पैम्फलेट से, रीजनल रेडियो से, टेलीविजन प्रोग्राम, ड्रामा, थिएटर ग्रुप से लोगों को जागरूक करना, कैंपेन्स रन करना, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करवाना, ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स। अगेन ये टॉपिक पूरा का पूरा आपका मेंस का ही है, और अगर किसी के पास इस टॉपिक के नोट्स ना हो तो ये टॉपिक यहाँ से नोट डाउन कर लो। जो भी इसमें गिवन है पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड आपके काम आएगा मेंस में लिखने के लिए। इस टॉपिक में कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, और एवरी ईयर या फिर ऑल्टरनेट ईयर पर ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है मेंस में। तो देयर इज़ नो वे कि आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। वी हैव टॉपिक नंबर 4.3 जिसमें हम लोग न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रेंड्स की रिपोर्ट है, जो वर्ल्ड में मिलिट्री का एक्सपेंडिचर होता है ना, इसकी रिपोर्ट पहले भी कवर की हम लोगों ने, सिपरी रिलीज़ करता है। अब सिपरी क्या है, कहाँ से, ये कोई नहीं पूछने वाला है। इस टॉपिक का जो कंटेंट है ना, ये आपको 2 सब्जेक्ट्स में काम आएगा, एक्चुअली 2 नहीं, ये शायद GS 1 में भी काम आ सकता है, GS 2 में भी कहीं यूज़ कर सकते हो। GS 2 में तो बल्कि IR वगैरह में यूज़ कर लोगे, है ना। और GS 3 में सिक्योरिटी वाले सेक्शन में, अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, इकॉनमी वाले सेक्शन में यूज़ कर सकते हो। तो सिपरी की रिपोर्ट ना इंटरनेशनली मिलिट्री एक्सपेंडिचर में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, कैन नॉट इग्नोर दिस थिंग। सो दिस इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ये सब मत पढ़ना, ये जानना कि क्या कुछ इसने डेटा दिया है। जैसे उन्होंने कहा कि 2022 में जो सबसे जो ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिया था ना, वो था USA ने, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया ने। तो इन 4-5 कंट्रीज़ ने मिलकर के टोटल वर्ल्ड का 63% मिलिट्री का खर्चा किया था। तो मिलिट्री का एक्सपेंडिचर जो था वो 81 बिलियन के आसपास गया था, इसमें से इंडिया 4th लार्जेस्ट स्पेंडर था। ओके, देन वी हैव, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जब आपको PDF मिलेगी ना तो ये अंडरलाइन वाला डेटा ना सिर्फ ये नोट डाउन कर लेना, बाकी चीज़ आप बेशक इग्नोर कर देना। इंडिया का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट था वो 16,000 करोड़ का था। हमारा एम है कि 2025 तक हम लोग 35,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया में डेवलप करेंगे और दूसरी कंट्रीज़ में उसको सेल करेंगे। तो हम लोग आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इसको हम डबल करना चाहते हैं। फिर हम लोग उसमें डॉर्नियर, ATAG होता है, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट थे डिफेंस को एक्सपोर्ट करने के, इसमें हमारा इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस है, मेक इन इंडिया है, नोटिफाइड 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किए थे, कुछ हमारे इनिशिएटिव्स थे। सो दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा।
वी हैव CCOSW, दिस इज कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स। तो आर्मी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी CCOSW का इस्तेमाल कर रही है साइबर स्पेस के सिक्योरिटी चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। इसके बियॉन्ड कुछ मत पढ़ना, इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं साइबर सिक्योरिटी के आप पढ़ते हो साइंस एंड टेक में। इम्पोर्ट डिपेंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सिंपल चीज़ें। इनिशिएटिव क्या कुछ लिए गए थे, वैसे ये वाला टॉपिक भी इनिशिएटिव भी पढ़ते ही हो, बट ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इसको रिवाइज कर लो यहाँ पर तो भी फायदा होगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की है। फ्रेमवर्क है साइबर सिक्योरिटी का 2013 का। CERT इन था, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी है। ये सब ऑलरेडी गिवन होता है, नोट डाउन मत करना, ठीक है भाई। ये जान लेना, नोट डाउन करने की चीज़ यही है बस। आर्मी CCOSW को यूज़ करेगी साइबर सिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए। पहला एंटी स्पाईवेयर का डिक्लेरेशन आ गया है। ओके, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई करता है, ये एक ऐसा टूल होता है जो दूसरे पर नज़र रखता है ना। मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो किसी दूसरे के कंप्यूटर डिवाइस पे आप इंस्टॉल कर देते हो बिना उसकी जानकारी के, और ये उसकी सारी मूवमेंट पे नज़र रखता है। तो USA ने और बाकी 10 नेशंस ने पहला एक एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन पे काम किया था। तो उन्होंने इस बारे में बात की थी कि क्या क्या थ्रेट हो सकता है और कैसे कैसे इस तरह के कमर्शियल सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर को मिसयूज़ किया जा सकता है। देन रैंसमवेयर की रिपोर्ट आई थी 2022 की। इसको इंडिया का जो CERT है ना, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उन्होंने रिलीज़ किया था। अब रैंसमवेयर क्या होता है ना, देखो रैंसमवेयर ना एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रैंसम फिरौती की मांग करता है। ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपकी फ़ाइल वगैरह को कुछ को हैक कर लेगा, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि जब तक आप इतना पैसा नहीं दोगे तब तक आपकी फ़ाइल को रिटर्न नहीं करेगा, या फिर लॉक कर देगा, या फिर उसको डिलीट कर देगा, एक कॉपी अपने पास रख लेगा। तो रैंसम की डिमांड करता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अब CERT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है ना, नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो एज़ पर दिस रिपोर्ट 2021 के मुकाबले 2022 के अंदर जो रैंसमवेयर के इंसिडेंट्स थे ना 53% तक इंक्रीज़ हो गए थे। यानी कि 2021 में अगर 100 ऐसे केसेस आए थे तो 2022 के अंदर वही केसेस बढ़ के 153 हो गए थे। दैट मीन्स रैंसमवेयर का इम्पैक्ट और जो इसके अटैक्स थे वो इंक्रीज़ हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पर टर्म न्यूज़ में आया वो है लॉकपिट रैंसमवेयर। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको प्रीलिम्स में आएंगे ना तो वो ये बस पूछ लेगा कि इसमें से 4-5 चीज़ों के नाम दे देगा और ये क्या है, रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले एक आ चुका था। तो लॉकबिट भी एक रैंसमवेयर ही होता है। ये मैक डिवाइसेस को जनरली टारगेट करता है। इसके बियॉन्ड मत जाना, इसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मतलब टॉपिक उतना ही पढ़ो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव दिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स CBN। तो यूनिफाइड पोर्टल है, पोर्टल मतलब एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह पे होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, ये लॉन्च किया गया था रिसेंटली। तो जो भी नारकोटिक की सब्सटेंस की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो हमारे यूज़ में कितना आ सकती है और लॉ से कितना कंप्लाई करती है, उन सब के लिए हम लोगों ने एक पोर्टल सेटअप किया था। तो फार्मा इंडस्ट्री को किसी भी चीज़ का ट्रेड लाइसेंस मिलने में कितना समय लगता है, उस चीज़ को हो जाता है एफिशिएंट बनाने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, उसी का एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है ये CBN। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, क्योंकि जनरली आपको लगेगा कि नारकोटिक्स वगैरह है, पता नहीं एनवायरनमेंट में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आएगा, बट ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बात की जाती है नारकोटिक ड्रग्स में। हमारे पास ये एक्ट भी है 1985 का, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, ये भी याद रखिएगा। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था शायद प्रीलिम्स के 2023 में, एक स्टेटमेंट था, आई थिंक अग्नि मिसाइल का था, समथिंग ऐसा कुछ था। तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सरफेस से ही आप अटैक करोगे, वो सरफेस से आप उसको मतलब लॉन्च करोगे, सरफेस पर ही वो अटैक करेगी। इसको किसने डेवलप किया? DRDO ने। 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर ये यूज़ की जा सकती है। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी न्यूज़ में थी, मैंने बोला है कि इस टाइम पे मत पढ़ा करो, जो PT 365 में आती है ना, आई थिंक IR वाले सेक्शन में आती है या फिर इकॉनमी वाले में, बस वहीं से पढ़ जाया करो। इनको कोई पढ़ना मतलब इट्स योर चॉइस। कंट्रीज़ के नाम लेकर के श्रीलंका, इंडिया, कवच वाली जो है ये अंडमान निकोबार में हुई थी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 23 है, ये इंडियन एयरफोर्स और US की एयरफोर्स की है। एक्सरसाइज ओरायन जो है जर्मनी, ग्रीस, इटली, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इनियोकॉज है इंडियन एयरफोर्स की है, ये ग्रीस एयरफोर्स के साथ। तो मैं तो जनरली इन चीज़ों के लिए मना करता हूँ इस वाले पार्ट के लिए, बट आपकी चॉइस है। यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट भी कवर होता है। नाउ विल स्टार्ट विद द कल्चर सेक्शन। टॉपिक नंबर 8.1 है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इन दी हायर एजुकेशन। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है, और UGC ने इसके लिए कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाले थे कि कैसे हम लोग इंडिया के जो अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ईजी सा टॉपिक है, कोई बहुत टफ नहीं, बट येस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आ सकता है प्रीलिम्स में। तो छोटा सा ये, इसको क्विकली कवर कर लेते हैं। पहले तो यही जान लेते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या कुछ आता है। तो जो भी चीज़ें हमारे एंशिएंट टाइम से डेवलप होती हुई आ रही है ना, वो आज के टाइम में कितनी सोफिस्टिकेट हो चुकी हैं, उसको प्रेजेंट डिसिप्लिन्स के अंदर हम लोग कैसे सिस्टमाइज़ करेंगे।
हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना, ट्राइबल कम्युनिटीज़ वगैरह की भी थी, उन सबको कैसे इवॉल्व हुई हैं, रिफाइन कैसे हुई हैं ओवर द जनरेशंस। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारे पास एक इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का एक डिवीजन भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, जो कि 2020 में ही बनाया गया था, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसका काम ही यही होता है ना, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करना, हमारी जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखना और उसको फर्दर प्रेजेंट डे में उसको डिसेमिनेट करना। डिसेमिनेट मतलब उसका प्रसार करना। तो जो भी डिसिप्लिनरी वर्क होता है उसमें फंडिंग वगैरह, पॉलिसी में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ना इनके कोर्सेज़ में ना क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा कि आप क्रेडिट कोर्सेज़ ले लो इंडियन नॉलेज सिस्टम वाले। तो एटलीस्ट 50% जो भी क्रेडिट्स होंगे ना इस इंडियन नॉलेज सिस्टम वाले, वो आपके मेजर डिसिप्लिन के साथ रिलेट कर दी जाएंगे, उनको अपोर्शन कर दिया जाएगा। अब इसमें और कुछ ना एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है नहीं, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगी संस्कृत सोर्स वगैरह के, उनको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा उनका देवनागरी में कर दिया जाएगा ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग को आसान कर दिया जा सके। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो कोई इंडियन लैंग्वेज होगी, इंग्लिश और संस्कृत के अलावा हो सकती है। एंड हमारा जो इंडियन कॉन्सेप्ट रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें किसी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है जो भारत में रहा था, उसको फर्दर प्रमोट करना है। हमारी बहुत ही रिच लेगेसी रही है ना, नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, उसको दोबारा से रिवाइव करना है, उसको कंटिन्यू करना है। तो इवन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जो यूनिवर्सिटीज़, अब ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भी 100, 200, 300 साल पुरानी है, बट इनसे भी पुरानी थी भारत के अंदर, नालंदा, तक्षशिला वगैरह। तो उन सब चीज़ों को रिवाइव करना है एंड जिनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उनकी एप्लीकेशन करंट डेज में क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कैसे हम लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ है, सस्टेनेबल लिविंग में हम लोग उन प्रैक्टिसेस को कैसे मर्ज कर सकते हैं। चैलेंजेस यही आएंगे, है ना, इस तरह के कोर्सेज़ के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी का एक फैक्टर रहेगा कि कौन लोग इसमें एम्प्लॉय होंगे, कौन इनको सिखाएगा, स्टूडेंट्स की विलिंगनेस, इस तरह के कोर्सेज़ वो लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, और जो स्टूडेंट्स के पास कोर्सेज़ होते हैं उसमें एडिशनल बर्डन भी आ सकता है ना, ऐसी ट्रेंड फैकल्टी हमारे पास है या नहीं है, कुछ बेसिक्स हमारे पास चैलेंजेस होंगे। तो ये टॉपिक छोटा ही था, इतना ही, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जानने का नहीं है, बस हाँ ये याद रखिएगा ये नॉलेज सिस्टम का डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, 2020 में था। और बस बाकी तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है इसमें। टॉपिक नंबर 8.2 है नेशनल मिशन फॉर द कल्चरल मैपिंग। तो गवर्नमेंट ने ना कुछ 1 लाख के आसपास गांव वगैरह आइडेंटिफाई किए थे जो कि मेरा गांव मेरी धरोहर के अंदर आएंगे, और ये हमारा नेशनल मिशन है फॉर द कल्चरल मैपिंग का। क्या है ये मेरा गांव मेरी धरोहर का एक सर्वे किया गया था। तो किसी भी विलेज की ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल आइडेंटिटी होती है, जिसके कारण वो बहुत यूनिक बन जाता है, उसके कारण वो एक यूनिक कल्चर हेरिटेज का पार्ट बनता है, उसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो जैसे हमारे कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं ना, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स वगैरह हो सकते हैं, वो मीटिंग्स वगैरह करते हैं लोकल्स के साथ, उनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपलोड कर देते हैं। तो उनके कुछ कस्टम ट्रेडिशन फेस्टिवल वगैरह होते हैं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर काम किया था, क्योंकि जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं उनको यूज़ किया गया था। तो विलेजेस को कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, इकोलॉजिकली, डेवलपमेंटली, स्कॉलास्टिकली, एंड फ्री डेटा फेच किया गया है। तो हमारा जो नेशनल मिशन था ना 2017 में आया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। हमारा एम था कि हमारा जो बहुत ही रिच इंडियन आर्ट और कल्चर है ना उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और कल्चरल मैपिंग करनी की कंट्री की। तो इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे CSC की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। दैन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, अब ये ज़रूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 1987 में एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन बनाया था हम लोगों ने, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो इसके 6 फंक्शनल यूनिट्स हैं, कला निधि, कला कोश, जनपद संपदा, है ना, कला दर्शन, कल्चरल इन्फॉर्मेटिक्स और सूत्रधारा। तो इन सब के बेसिस के ऊपर डिफरेंट ये यूनिट्स हैं जो काम करती हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। अब ब्रॉड लेवल के ऊपर इसमें कुछ इनिशिएटिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे नेशनल कल्चरल अवेयरनेस अभियान है ना, कैंपेन है जिसमें लोगों को हम अपनी हमारी संस्कृति हमारी पहचान का जो अभियान है ना, तो ब्लॉक वाइज लोगों को अवेयर करना कल्चरल हेरिटेज के बारे में। दैन संस्कृति प्रतिभा खोज अभियान है, नेशन वाइड आर्टिस्ट टैलेंट हंट है। देन वी हैव दिस नेशनल कल्चरल वर्क प्लेस भी है। तो डिफरेंट इसके विंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए थे ताकि आर्ट एंड कल्चर को इंडिया की जो प्रॉपर्ली है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इस मिशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, हम लोग कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उनको कलाग्राम के तौर पर डेवलप किया जाएगा। हम लोग आर्टिस्ट की और जो उनकी यूनिक कल्चर आईडी होती है उसको ग्रेडिंग करेंगे, वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, वेलफेयर स्कीम्स भी बनाई जाएंगी, उनकी आर्टिस्ट की लोकल की मैपिंग की जाएगी, गुरु शिष्य परंपरा को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। अब आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड। उत्तर प्रदेश का सिनोली एक एरिया है, तो सिनोली एक हड़प्पन साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशन की हम लोगों को आर्टिफैक्ट्स मिले थे। एंड रैनी करके एक उत्तराखंड में एक जगह है, चिपको मूवमेंट के लिए बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रैनी विलेज के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी चिपको मूवमेंट की। हिमाचल के अंदर एक सुकेती फॉसिल पार्क है, इसको शिवालिक फॉसिल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को 2.5 मिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल्स पाए जाते हैं।
देन राजस्थान के अंदर बिश्नोई एक जगह है, यहाँ पर जो कम्युनिटी है इनकी स्टडी की जाती है, हाउ दे लिव इन हार्मनी विद द नेचर। तो विलेजर्स ना एक सेट ऑफ 29 प्रिंसिपल्स हैं, तो 29 को बोलते हैं बिश्नोई, BISNOI। तो यहाँ से ही कम्युनिटी का टर्म निकल के आता है बिश्नोई का। 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, जिसमें लोग एनिमल्स और वहाँ के ट्रीज़ का कंजर्वेशन करते हैं। और एक ये है पंदेर थान है जम्मू एंड कश्मीर का, ये 14वीं सेंचुरी के कश्मीरी सेंट थे, मिस्टिक पोएट थे, लाल देड, तो उनके नाम पर हैं। उनकी राइटिंग्स को वक्फ बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक 8th सेंचुरी का शिवा टेम्पल है। अभी इफ़ यू कैन लुक एट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल ना, ये छोटी छोटी प्लेसेस हैं जिनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, इनकी एक यूनिक चीज़ें हैं, इनको ही सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनके सबका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है इनकी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करने का। एंड दिस इज़ व्हाट अबाउट द एवरीथिंग अबाउट द नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये लोकेशंस वगैरह जानना भी आपको, एंड इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और ये चीज़ें। कल्चर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ से क्लिक कर ही जाता है आपका क्वेश्चंस वगैरह जब आते हैं उसमें। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 8.3 राजा रवि वर्मा के बारे में। तो ये टॉपिक हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली 175th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी राजा रवि वर्मा के बारे में। तो हु वाज राजा रवि वर्मा? इनको हम लोग फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन आर्ट बोलते हैं। इनकी पेंटिंग्स वगैरह थी वो काफ़ी पॉपुलर थी क्योंकि इन्होंने यूरोपियन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। 1848 के अंदर त्रावणकोर में इनका जन्म हुआ था, और 1906 में आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल ही डाइड। ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज एन आर्टिस्ट, पोर्ट्रेट्स बनाते थे, पोर्ट्रेट्स की कॉम्पोजिशंस बनाते थे, है ना, थिएट्रिकल कॉम्पोजिशन थे, मिथ्स पर, लेजेंड्स पर। इनके जो टीचर थे वो थे रामा स्वामी नायडू जी और थियोडर जेनसन थे। अवार्ड्स मिले थे इनको, केसरे हिंद का गोल्ड मेडल मिला था, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने एक अवार्ड भी दिया हुआ है इनके नाम पर। तो ही इज़ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो लिथोग्राफी को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया था। लिथोग्राफी क्या होता है? जब हम लोग किसी भी मेटल प्लेट के ऊपर या फिर फ्लैट स्टोन के ऊपर अपना कुछ आर्ट वर्क करते हैं ना, तो इन्होंने इस टेक्निक को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया था हिंदू लिटरेचर के साथ, और इंडियन ट्रेडिशन में यूरोपियन आर्ट को भी उन्होंने मिक्स करने की कोशिश की थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। हमारी जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती है ना, जैसे एक तो हमारा जो दुष्यंत और शकुंतला की जो स्टोरी थी, है ना, नल और दमयंती की थी, भगवान राम ने किस तरीके से वरुण पर विजय पाई थी, उन सबको भी इन्होंने अपनी मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ को अपनी पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द आर्टिस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि जो भी बहुत सारे जो पोर्ट्रेल है तो हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के, उनका जो मटेरियल आता था वो उन लोअर कास्ट के लोगों से आता था, तो वो इनको भी वर्शिप करते थे। सो इनके बारे में बस बेसिक फैक्ट्स आप जान लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। हालांकि ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्रीलिम्स में ऐसे पुराने क्वेश्चंस आए हैं ना किसी पर्सनैलिटी के ऊपर के, उसमें कोई ना कोई हिंट होता है और बहुत ईजिली आइडेंटिफाइबल होता है वो। वी हैव द न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन ऑफ कल्चर। सबसे पहला टॉपिक है ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 का हुआ था। इसमें न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के कुछ अगेन वही की हाईलाइट्स थे। फिलॉसफी और जो है बुद्धम धर्मा उसको प्रमोट करना है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज, है ना। समिट में कुछ रोल बताया था बुद्धिज़्म का क्या रोल है भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी में, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, दूसरी कंट्री जहाँ ऑलरेडी बुद्धिज़्म होता है उसके साथ कनेक्शन बनाना बहुत ईजी रहता है। प्रधानमंत्री जब भी किसी विजिट पर जाते हैं तो बुद्धिज़्म के बारे में जिक्र करते हैं। दलाई लामा और तिब्बतन गवर्नमेंट जो एक्साइल में है धर्मशाला के अंदर, उसके कारण इंडिया की जो बुद्धिज़्म के प्रति इमेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर करना है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को जब हम प्रमोट करते हैं, अब देखो ये टॉपिक यहाँ पर मेंशन है, बट ये अगर आईआर में कोई सेक्शन बनता है आपका, तो वहाँ पर कल्चरल टाइज किसी कंट्री के साथ बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नेपाल में भी कुछ पार्ट्स में बुद्धिज़्म है, चाइना के साथ हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ हो गया, तो वहाँ पर हम लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो पैन एशियन प्रेजेंस है बुद्धिज़्म की, है ना। और हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, एक्टिस्ट पॉलिसी, वहाँ पर हम लोग इस तरह की सॉफ्ट डिप्लोमेसीज़ का यूज़ करते हैं। सांची मध्य प्रदेश का जो ये कंट्री का पहला सोलर सिटी बनेगा। अब देखो ऐसे टॉपिक्स पर स्टेटमेंट्स पक्का आते हैं प्रीलिम्स में ना। और जैसे सिक्किम जो था वो कंट्री का पहला ऑर्गेनिक स्टेट जब बना था, तो वो टॉपिक दोनों जगह पूछा गया था। पहले वो प्रीलिम्स में आया था और वही क्वेश्चन घूम करके फिर मेंस में भी पूछ लिया गया था, है ना। 2022 में आया था ना शायद, सोलर पार्क वाला, गुजरात का सोलर पार्क एंड समथिंग करके क्वेश्चंस। तो ऐसे सवाल आते हैं, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं सांची में, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर गुप्ता टेम्पल भी है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल। मन मधुरी पोट्री जो है इसको जीआई टैग मिल गया है। ये तमिलनाडु से पोट्री मतलब जो वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली चीज़ है। तो वैगई रिवर है वो निकलती है यहाँ पर मनुमुदरई विलेज से, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी हो जाती है, इसके कारण पोट्री बनाना आसान होता है।
लद्दाख में कुछ वुड की कार्विंग्स होती है, लकड़ी से कुछ कलाकृति की जाती है, उसको भी जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का कॉन्सेप्ट जो था हमारे इंडिया में 1999 में आया था। सबसे पहले हम लोगों ने दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया था। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। छत्तीसगढ़ की जो नगरी दुबरई राइस वैरायटी है उसको भी जीआई टैग मिला था। हाँ, और एक हाँ बस यही था, जीआई टैग के यही थे। जीआई टैग का क्वेश्चन एक वो आया था ना, गुच्छी समथिंग करके आया था 2022 में। पूछा तो नहीं था कि जीआई टैग से संबंधित, बट वो टॉपिक जीआई टैग की उसमें था न्यूज़ में, इसलिए वो पूछ लिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली किसी के भी करेक्ट होते भी नहीं है, बिकॉज साल भर में न जाने कितनी चीज़ों को जीआई टैग मिल रहा होता है, तो क्या क्या याद करोगे। बट ये होता है कि जब वो टॉपिक न्यूज़ में आया तो एक बार उसके गो थ्रू कर लेना ज़रूरी होता है, गो थ्रू करना ठीक होता है। वी हैव दिस पुष्करालू पुष्करम फेस्टिवल है, 12 दिन का फेस्टिवल होता है ये वाराणसी में तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए। तो यहाँ पर 12 सेक्रेड जो रिवर्स हैं गो भगवान पुष्कर की, वो 12 साल में जो अपीयर होती है उनको हम लोग वर्शिप करते हैं। वी हैव गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता। तो इन सब में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। वी हैव हक्की पिक्की, जो कुछ मेंबर थे इस ट्राइब के जो सूडान में जो इंटरनल वॉर चला था वहाँ वो फंस गए थे। अब देखो सूडान वाला टॉपिक हम लोगों ने आईआर में भी कवर किया था ना, तो हक्की पिक्की ट्राइब के लोग वहाँ रह गए थे। ये जो ग्रुप है ना, ये मैट्रियार्कल ग्रुप है। आप सोचेंगे मैट्रियार्कल ग्रुप क्या होता है। भारत को अक्सर बोला जाता है ना कि भारत इंडियन सोसाइटी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज है, उसका ऑपोजिट क्या बनता है, महिला प्रधान समाज। तो यूनेस्को ने इस वैगई को वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज, वागरी जो इनकी भाषा है, उस इनकी मदर लैंग्वेज होती है, उसको एंडेंजर्ड लैंग्वेज की लिस्ट में भी ऐड किया हुआ है। तो कर्नाटका का जो मैसूरू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये लोग रहते हैं, हक्की पिक्की ट्राइब वाले। एंड देन वी हैव दिस अभिलेख पटल। तो प्रधानमंत्री जी ने अभिलेख पटल के बारे में जिक्र किया था। तो ये एक वेब पोर्टल है, ठीक है, जिसको हम लोग नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के तहत एक्सेस करते हैं। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ नॉन करंट रिकॉर्ड्स मेंशन्ड है। इसमें ओवर 1 करोड़ के आसपास पेजेस हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के, नेशनल आर्काइव्स के। तो उस तौर पर आप याद रखिएगा अभिलेख पटल। तो ये था हमारा कल्चर सेक्शन का न्यूज़ इन शॉर्ट। एथिक्स के सेक्शन में एथिक्स ऑफ द माइग्रेशन। तो एथिक्स में विल नॉट बी कवरिंग इट राइट नाउ। व्हाट विल डू कि मैं कुछ 1 साल या फिर 1.5 साल की जितने भी एथिक्स के सारे टॉपिक्स आए थे ना, कुछ मैंने पहले कवर कर दिए थे, कुछ मैंने स्किप किए हैं। बट आई वाज थिंकिंग कि अराउंड जुलाई के आसपास ना, बिफोर द मेंस एग्जाम से तकरीबन 1.5 महीना पहले ना, मैं एथिक्स के पिछले 1 साल या फिर 1 से 1.5 साल आई विल लुक एट द टॉपिक्स जो रेलिवेंट होंगे ना। तकरीबन 1.5 साल के जितने भी टॉपिक्स विजन की मैगजीन में आ चुके हैं ना अभी तक के एथिक्स के, उन सब की एक सिंगल वीडियो बना दूंगा। तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस द मोमेंट ये वाली मैगजीन खत्म होती है, मैं इस पर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दूंगा। डेली बेसिस पे 2-3 रिकॉर्ड कर लूँगा और एक दिन सारी की सारी कंपाइल करके मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इसलिए आपका एथिक्स करना फिर एक ही बारी में हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल में डायरेक्टली मेंस का टॉपिक है ना। हाँ, इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है। इस बार कितने आए थे, आई थिंक 145 समथिंग किसी के गए ना हाईएस्ट 2022 में। तो यहाँ पर स्कोर करना ईजी होता है, 130-40 मार्क्स, और काफ़ी अच्छे स्कोर से रैंक इंप्रूव हो जाती है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं, कौन सी स्कीम न्यूज़ में थी। वी हैव दिस स्कीम जिसका नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखो, ये रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम है। अब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आप लोग समझते होंगे। तो 2000 में ना क्या किया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग एक फ़ंड एस्टैब्लिश करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें ना अगर कोई एमएसएमई वाला जो एंटरप्राइज होगा ना, कोई एग्जिस्टिंग या फिर नया, अगर वो लोन वगैरह लेगा ना, तो उसके लोन की गारंटी दी जाएगी थ्रू दिस, ठीक है। तो क्रेडिट गारंटी का फंड था ये एमएसएमई के लिए। एंड फिर ये गारंटी का कवर था कौन सी कैटेगरी के लिए कितना था, आई डोंट थिंक इस कैटेगरी को आपको याद रखना ज़रूरी होगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं ना, उनको इसमें कवर नहीं किया जाता। सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स जो होते हैं ना, दे हैव टू गिव दिस लोन टू द एमएसएमईज, और उसकी गारंटी कहाँ से आती है, थ्रू दिस स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग गारंटी देते हैं, आप इनको लोन दे दीजिए, एंड हमारी गारंटी रहेगी कि ये लोग लोन जो आपसे पैसा लिया है उसको रिटर्न करें। अगर वो नहीं करते हैं तो विल बी यूजिंग दिस फंड फॉर दैट। तो इनको प्रमोट करने के लिए ये स्कीम थी। फेम एक स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, फास्टर एडॉप्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पार्लियामेंट्री जो पैनल था, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ने ना अपने टारगेट में पिछले 4 साल में सिर्फ 52% ही अचीव किया था। उन्होंने कुछ इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत कम सिटीज़ है जहाँ पर ई बसेस को कवर किया गया है, एंड फिजिकल और फाइनेंशियल टारगेट्स में प्रॉब्लम चल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो बहुत कम सिटीज़ में सैंक्शन मिला है उनको, सब्सिडीज़ वगैरह को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा है। तो भारत के अंदर हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए स्कीम लाई गई थी
मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज के द्वारा। इसी में जो स्कीम थी ना 2013 में हमारा एक मिशन आया था, नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। उसके बाद 2015 में हम लोग ये स्कीम लेके आए थे। 2 फेजेस में आई थी, पहले आई थी 2015 से 2019 में, अभी सेकंड फेज था 2019 से 2022 तक का। तो अगेन वही सब है, प्रमोट करना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह को। अब इसका जो फेम 2 था ना, उसी को हम लोगों ने रीडिज़ाइन कर दिया था। 2019-22 वाले को हम लोगों ने रीडिज़ाइन किया था 2022 से 24 के लिए। तो इतना ही जानना काफ़ी है इसमें अभी, क्योंकि अगर ये प्रीलिम्स में आएगी तो इतनी ही आएगी। तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900 प्लस माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।